मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हम 10th क्लास के एमसीक्यू स्पेशल सीरीज़ में 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज ही आपका 7th चैप्टर होगा और आपकी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 3 है। पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में सब बेसिक्स बता देता हूँ और फिर इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को आप बहुत इजीली सोल्व कर पाओगे। पहले मैं आपको बताता हूँ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। हम एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, जैसे मान लो एक हमने इक्वेशन लिख दी x प्लस में 3 इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन है। इक्वेशन में दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, ठीक है। इसमें वेरिएबल कौन है? इसमें वेरिएबल है x। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 6 आएगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ और आएगी, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल बोला जाता है। ये इक्वेशन यहाँ पे देखो, x की जो हाईएस्ट पावर है, x की जो हाईएस्ट पावर है आप इस इक्वेशन के अंदर बता दो कितनी है? 1 है, क्योंकि एक ही तो पावर है x की यहाँ पे, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। और अगर डिग्री 1 हो, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? लीनियर इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? 1 होती है आपकी, ठीक है। तो इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन की सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे मान लो आपको ये इक्वेशन दे दी कि x प्लस 3 इक्वल टू 9 और आपसे कहे कि इसको सोल्व करो। सोल्व करने का मतलब होता है आपको x की वैल्यू निकालनी होती है। यानी आपसे वो ये पूछ रहा है कि x में 3 जोड़ने पे 9 आता है, तो बताओ x क्या होना चाहिए? कोई भी बच्चा बता देगा कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए, क्योंकि 6 में 3 जोड़ोगे तभी तो उसका आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। लेकिन हम मैथमेटिकली कैसे सोल्व करते हैं? x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? ये प्लस 3 है, उधर आगे क्या होएगा? -3 होएगा। तो x की वैल्यू कितनी आती है आपकी? 6, ठीक है। तो इस x की वैल्यू जो 6 आई है इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं इस इक्वेशन का। इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यानी कि x को अगर हम 6 पुट कर दें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या बन जाएगी? इक्वल बन जाएगी, ठीक है। तो ये तो था आपका सॉल्यूशन का मतलब कि किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। अब जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। 9th क्लास में आपके क्या है? 1 वेरिएबल के अंदर है और 10th क्लास में आके ये 2 वेरिएबल्स के अंदर हो जाती है। तो देखो 2 वेरिएबल्स के अंदर जो लीनियर इक्वेशन होती है वो कैसी होती है। मैं मान लो लिख दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये इसके अंदर जो वेरिएबल है ना वो 2 आ गए, मतलब कि एक x और एक क्या आ गया? y। पहले हमने 9th क्लास तक क्या पढ़ी है? सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर, चाहे उसमें x आएगा चाहे y आएगा चाहे z आएगा, लेकिन एक ही होगा एक इक्वेशन में वेरिएबल। यहाँ पे एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ गए, एक x और एक क्या? y। इसको हम बोलते हैं क्या? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यानी कि इसमें वेरिएबल आपके 2 आएंगे, एक x आएगा और एक क्या आएगा? y आएगा। लीनियर क्यों है ये? क्योंकि इसमें x और y दोनों की हाईएस्ट पावर आपकी कितनी है? सिर्फ 1 है, इसलिए इसको हम लीनियर बोलते हैं। अब ये आता है कि सॉल्यूशन कितना होगा इसका? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, जो ये लीनियर इक्वेशन है ये वाली, इसका सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या? मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल की वैल्यू को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं, लेकिन इसमें तो वेरिएबल 2 है, ठीक है। मान लो मैं इस इक्वेशन के अंदर x को 1 पुट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप x को 1 पुट कर देते हो तो आप मेरे को बताओ x प्लस वाई मिल के 10 है। अगर x 1 हो गया तो फिर y को कितना होना पड़ेगा? 9 होना पड़ेगा। ये तो सब बच्चे जानते हो। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू कितना? 9। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन। लेकिन अब आप एक बात सोचो खुद, क्या आप x को 1 और y को 9 पुट करोगे तभी ये फर्स्ट इक्वेशन ट्रू होगी? क्या और कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती? आप कहते हो जी इनफाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करती है। मैं x को क्या पुट कर देता हूँ? 2 पुट कर देता हूँ। x को 2 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा आपका? 8, क्योंकि x और y दोनों को ऐड करके आपका आंसर 10 आएगा। तो यानी कि x को 1 लिखोगे तो y 9 होएगा, x को 1 बढ़ा दोगे तो y 1 कम हो जाएगा। ये भी क्या है बताओ? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब आप सोचो कितनी वैल्यू आप कर सकते हो। अगर x को मैं मान लो 3 पुट कर दूँ तो y कितना आएगा आपका? 7 आएगा। ये भी इसका क्या है? एक सॉल्यूशन है, ठीक है। मैं x को 4 पुट कर देता हूँ, मान लो पुट कर दो आप x को 4
तो y कितना आएगा बताओ 6 आएगा, क्योंकि 4 और 6 को जोड़ोगे तभी तो 10 आएगा। ये भी क्या है इसका सॉल्यूशन। अब आप समझ गए कि इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि x को मान लो आप 100 पुट कर दो। आप ये मत सोचना कि प्लस वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट करो, x को 100 पुट करो तो बताओ 100 प्लस y कितना आ गया, फिर आपका 10 आ गया, तो y कितना आएगा आपका 10, ये प्लस 100 है, उधर आगे क्या होएगा माइनस 100 हो जाएगा, यानी कि माइनस के 90 हो जाएगा। y कितना आ गया माइनस के 90, ये भी इसका क्या है सॉल्यूशन है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लीनियर इक्वेशन है, सिर्फ ये इक्वेशन है, ठीक है, इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो आप क्या कहोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। दैट इम्प्लाइज इनफाइनाइट या इनफाइनाइटली मैनी, एक ही बात होती है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। आप समझ गए क्यों है, मैंने आपको एग्जाम्पल देके बता दिया, 5-6 मैंने सॉल्यूशन निकाल के दिखा दिए। इस तरह से आप घर बैठ के कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो कोई आज के बाद आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन कि एक लीनियर इक्वेशन दे दी आपको 2 वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 वेरिएबल के अंदर तो एक ही सॉल्यूशन होता है, लेकिन 2 वेरिएबल्स में आपके एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये मैंने आपको सारा समझा दिया। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो इक्वेशन आएगी आपकी 2। अब जो है हमारे जो सिलेबस के अंदर है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो, वो आपके सिलेबस में है पेयर ऑफ इक्वेशंस। वो क्या है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हम इसके बारे में सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मतलब क्या होता है बताओ, 2 लीनियर इक्वेशंस का ग्रुप, उसी को तो हम पेयर बोलते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब आपको 2 लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, आपसे पेपर में कहा जाएगा सोल्व करो क्या x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, इन दोनों को सोल्व करो। सोल्व करने का मतलब ये होता है आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x और y की, लेकिन x और y की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और साथ साथ में दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करना चाहिएगा, ठीक है। मैं आपको मान लेता हूँ आपको सबको सोल्व करना आता होगा लीनियर इक्वेशन को, कि 2 इक्वेशन को प्लस या माइनस कैसे कर सकते हैं। जैसे इन दोनों को मैं प्लस करूँ बाय इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। देखो प्लस का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हो, ये प्लस y है ये माइनस y है, कट जाएगा, x और x कितने हो गए 2x, 10 और 4 कितने हो गए 14, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 7। अगर x 7 आ गया, आप किसी भी इक्वेशन में, ऊपर जो आपको 2 इक्वेशन दिखाई दे रही है ना, किसी भी इक्वेशन में इस x को क्या पुट कर दो 7, आप किस में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो। तो बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 10, अगर x की वैल्यू 7 है तो यहाँ से फिर y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 10 माइनस 7 यानी कि 3, यानी कि x 7 और y 3, इसको कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, इज ए सॉल्यूशन। और ये क्या है अपना ऑफ दिस पेयर, ये जो पेयर है ना, इकट्ठी जो इक्वेशन मिलके, 2 इक्वेशन मिलके जो ये पेयर बना रही है, ये इस पेयर का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है आप दोनों इक्वेशन में x की जगह 7 रख दो और y की जगह 3 रख दो, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। देखो मैं आपको प्रूव भी करके दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन में। आप x की जगह कितना पुट करो बताओ 7 और y की जगह कितना पुट करो 3, तो आप मेरे को बता दो ये 7 प्लस 3 10 होता है, आप कहोगे 10 होता है, दोनों तरफ क्या आ गई इक्वल आ गई, दोनों साइड्स इक्वल आ गई, इसका मतलब वो उसका सॉल्यूशन है। अब देखो नीचे वाली इक्वेशन में पुट करके देखें, x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू कितनी 7, y की वैल्यू कितनी 3, बीच में माइनस का साइन, 7 में से 3 गया कितना होता है आपका 4 ही तो होता है, ये भी ट्रू है। इसका मतलब इन वैल्यूज़ को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लेना, आपका दोनों से क्या होगा आंसर ट्रू आएगा लास्ट के अंदर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं इज ए सॉल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अब आपके दिमाग में बस एक बात आई कि जैसे इक्वेशन हमारे को एक गिवन होती थी, जैसे मान लो ये एक सिंगल इक्वेशन है, इसके कितने सॉल्यूशन मैंने आपको बताए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताए, लेकिन यहाँ पे आपको एक इक्वेशन नहीं कितनी है 2, यानी कि इक्वेशंस का पेयर है, ठीक है, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, क्या एक ही सॉल्यूशन होगा या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि इक्वेशन आपको दे दी और आपसे ये पूछे कि इसके कितने सॉल्यूशन हैं, हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। पूरे चैप्टर के अंदर जो MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है ना, वो ये वाला कॉन्सेप्ट है जो अब मैं आपको समझा रहा हूँ, हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। आपसे पेपर में कोई भी एग्ज़ाम हो आपका 10th क्लास का किसी भी बोर्ड का, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 100% क्वेश्चन आए ही आएगा कि आपको
एक पेयर दे देगा, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू दे दिया आपको 10 और x माइनस वाई आपको दे दिया कितना 4। ये पूछेगा कि इन दो इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है। कितने सॉल्यूशन का मतलब x की एक वैल्यू कितनी 7, y की वैल्यू कितनी 3, ये इकट्ठा मिलके क्या कहलाता है, इसका सॉल्यूशन कहलाता है। कहता है क्या x की या y की कोई और वैल्यू भी ऐसी हो सकती है क्या जो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर दे, आपसे ये पूछना चाहता है। ठीक, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लो, उसके बाद ये चैप्टर खत्म आपका। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मैं हर चीज़ को प्रूव करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, वो कौन से होते हैं। देखो, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब होता है सिंगल। यूनिक का मतलब क्या होता है, एक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। यानी कि वन सॉल्यूशन का मतलब ये वाला, ठीक है। जैसे इस इक्वेशन में x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3 अपना सॉल्यूशन है, तो कई इक्वेशन ऐसी होती हैं जिसका सॉल्यूशन सिर्फ ये अकेला होगा, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरा होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है आप x और y की ऐसी कोई वैल्यू निकाल ही नहीं सकते कि जो दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। वो होता है क्या, नो सॉल्यूशन। तीसरा और लास्ट होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कि बहुत सारे हल, असीमित। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, असीमित, जिसकी कोई गिनती नहीं है, 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख देता हूँ, क्योंकि सिर्फ यही लाइन है जो उनको परेशान करेगी। यूनिक को बोलते हैं अद्वितीय हल। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है कोई हल नहीं, कोई हल है ही नहीं। और इनफाइनाइटली मैनी का होता है असीमित हल। असीमित हल ये होता है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे तो हम चेक करेंगे कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है। बस ये 3 ही तरह के सॉल्यूशन होते हैं, आप ये तो मेरी बात ध्यान रखना। यानी कि अगर कोई आपसे कहे कि मैंने आपको एक पेयर दे दिया, क्या उसके 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं, 3 का मतलब एग्जैक्टली 3, आप मना कर देना। आप क्या कहोगे, या तो सॉल्यूशन होगा 1 या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर 1 से ज़्यादा हुआ ना तो फिर वो इनफाइनाइट होंगे। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि 2 सॉल्यूशन होए, 4 होए, 10 होए, 20 होए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो कितने होंगे, फिर इनफाइनाइट होंगे सीधे ही, ठीक है। ये या फिर कोई भी नहीं होगा और या फिर क्या होगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। तो आप मेरी बात ये ध्यान रखना, अगर कोई आपसे कहे कि इस पेयर के क्या 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं क्या, आप मना कर देना कि नहीं हो सकते 3, ठीक है। क्योंकि अगर 1 से ज़्यादा हुए तो फिर वो इनफाइनाइट पे जाके रुकेंगे, कहीं नहीं रुकने वाले बीच में, ठीक है। क्या 10 सॉल्यूशन हो सकते हैं, आप कह देना नहीं होंगे 10 सॉल्यूशन भी। क्या एक सॉल्यूशन हो सकता है क्या, आप कह देना बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि एक को ही तो क्या बोलते हैं भाई, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, यूनिक सॉल्यूशन। तो एक हो सकता है। 0 सॉल्यूशन होंगे क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। नो सॉल्यूशन का मतलब कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यानी कि हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये नो सॉल्यूशन का क्या मतलब है, या यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का क्या मतलब है। देखो, इसका मैं आपको रियल मीनिंग बताता हूँ। आज आपने 9th क्लास में या 8th क्लास में ग्राफ बनाने सीखे होंगे। जैसे मान लो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 10 और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 4। आप इसका क्या करो, ग्राफ बनाओ। एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। अगर आप 2 पॉइंट निकाल लेते हो तो आप उनका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मैं फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाता हूँ। देखो, मैं टेबल बनाता हूँ पहले, जो आप छोटी क्लासों में सीख चुके हो। x यहाँ पे लिखो, यहाँ पे y। अब देखो, x को अगर आप 0 पुट कर दोगे तो मेरे को बताओ y कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x को 0 पुट करोगे तो y कितना आ गया आपका 10। अगर x को आपने मान लो कितना भी पुट कर दो, जो आपका मन करे, आपने मान लो इसको 2 पुट कर दिया तो y कितना आएगा आपका 8। आपको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, चाहे वो कितने भी पॉइंट आप कैसे भी निकाल लो। मैंने ये 2 पॉइंट निकाल लिए। अब मैं करता हूँ इस इक्वेशन को सोल्व। इसकी टेबल बनाता हूँ मैं, इसकी मैं टेबल बना के आपको दिखा देता हूँ। देखो, x को मान लो आपने क्या पुट कर दिया, आप कुछ भी पुट कर लो। x को मान लो 4 पुट कर दो। x को क्या पुट कर दिया आपने, 4। अगर x को 4 पुट करोगे तो आप मेरे को ये बताओ 4 में से क्या माइनस करूं कि 4 आ जाए। आप कहोगे जी 0 माइनस करना पड़ेगा, तो y कितना आएगा आपका 0। अब बताओ, आप x को 5 पुट कर दो। 5 में से क्या माइनस करो, 1। यानी x 5 होगा तो y को क्या रखना पड़ेगा 1, क्योंकि 5 में से 1 घटाएंगे तभी तो 4 आएगा। मैंने क्या बना दिया, आपको दोनों इक्वेशंस की टेबल बना के दिखा दी। अब मैं बनाता हूँ इनका ग्राफ। अब ग्राफ आपको पता ही है कैसे बनाते हैं, एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है। x एक्सिस, x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, देखो 5 है, और y की वैल्यू कितनी है 10। तो y के ऊपर आप 2 का गैप ले लो, 2 4 6
8 और 10 और x के ऊपर एक का गैप ले लो, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। आपको ये पता होना चाहिए बात कि आप x एक्सिस के ऊपर जो ये गैप लेते हो, ये वाला गैप सेम होने चाहिए, लेकिन y एक्सिस और x एक्सिस के ऊपर गैप सेम हो ये जरूर नहीं है। अगर यहाँ पे दो का गैप है तो यहाँ पे आप एक का गैप ले सकते हो, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। अब बताओ पॉइंट 0,10 कहाँ पे होएगा? y एक्सिस पे। ये पॉइंट है आपका 0,10, फिर 2,8 यानी x 2 है और y कितना है आपका 8 है, तो ये पॉइंट होगा आपका कौन सा? 2,8। अब लाइन कैसे बनती है बताओ? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे ऐसे, तो ये आपकी कहलाएगी इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब ऐसे इक्वेशन नंबर 2 बनाएं। इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ बनाते हैं। 4 0 x 4 और y 0, ये पॉइंट हो गया। 5 1 x 5 है और y कितना है? 1। 1 कहाँ होगा? 0 2 के बीच में, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इनका क्या बना दो आप? ग्राफ बना दो। इनका क्या बना दो? ग्राफ बना दो। अब देखो ऊपर वाली लाइन को जब आप एक्सटेंड करोगे, ये लाइन यहीं थोड़ी रुकेगी, आगे भी बढ़ती जाएगी। ये बढ़ती गई, ठीक है, ये बढ़ गई। अब ये दोनों लाइनें आपस में कहाँ पे काट रही है? इस पॉइंट पे काट रही है ना। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो अब आप इसको नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहाँ पे x एक्सिस पे, ठीक है, और साथ ही y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो ये जो x और y की वैल्यू निकल के आएगी ना, यही इसका सॉल्यूशन है। यहाँ x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी? एग्जैक्ट 7। जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो ग्राफ पे बिल्कुल 7 पे जाके मिलेगा, और ये किस पे जाके मिलेगा? यहाँ पे 3 पे। तो x की वैल्यू कितनी है बताओ? 7, और y की वैल्यू कितनी है? 3। और देख लो मैंने लास्ट पेज के ऊपर आपको क्या निकाल के दिखाई थी? x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3, यही तो निकाल के दिखाई थी। तो ये ग्राफिकली भी आप निकाल सकते हो, बट हमारे 10th क्लास के सिलेबस में ये ग्राफिकली आपको निकाल के नहीं दिखाना, लेकिन मैंने आपको मीनिंग समझाया है कि सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अब ये आपके लिए हेल्पफुल होगा कि कितने सॉल्यूशन होते हैं। अब आप देखो खुद, ये दोनों लाइनें कितने पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करती है बताओ? एक पॉइंट पे। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका सॉल्यूशन कितना होगा? 1। अगर किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो सॉल्यूशन कितने होंगे? 0, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर इनफाइनाइट पॉइंट पे अगर मान लो वो इंटरसेक्ट करेगी तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे? इनफाइनाइट। अब आपके दिमाग में बस एक डाउट है कि यूनिक सॉल्यूशन तो आपको पता लग गया कि लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ग्राफ हमने बना दिया, लेकिन ऐसी कौन सी दो लाइनें हैं जो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती? उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। आप सबको पता है पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस होती है कि अगर मान लो हम ग्राफ बनाएं और ग्राफ के ऊपर दो लाइनों का ग्राफ ऐसा आ जाए, एक लाइन ये आ जाए आपकी और एक लाइन ये। अब ये दोनों लाइनें तो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो फिर सॉल्यूशन कहाँ से बनेगा? क्योंकि मैंने क्या बताया, सॉल्यूशन तब बनता है जब लाइनें इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे करेगी तो एक सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो नो सॉल्यूशन। अब आप कहोगे कि तीसरा जो आपने बताया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फिर उसमें क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होगा? लाइनें इंटरसेक्ट तो करेगी लेकिन इनफाइनाइट पॉइंट्स पर। इनफाइनाइट पॉइंट्स का मतलब है जैसे पहली लाइन का आपने ग्राफ बनाया वो ये आ गया, ठीक है, पहली लाइन का ग्राफ ये आ गया। अब आप दूसरी लाइन का ग्राफ बनाओगे ना, वो बिल्कुल इसके ऊपर ही आएगा, बिल्कुल कहीं पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसी के ऊपर आएगा। इनको हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। आप ये नाम याद रख लेना। कोइंसिडेंट का मतलब होता है जो लाइनें एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होती है, एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर लेती है। हिंदी में बोलते हैं इनको संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो जिन इक्वेशंस का ग्राफ कोइंसिडेंट लाइन आ जाएंगे उनके कितने सॉल्यूशन होंगे बताओ? इनफाइनाइट। क्योंकि सॉल्यूशन कब बनता है आप मेरे को बताओ? जब दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है। ये तो यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ भी कर रही है, यहाँ भी कर रही है, ठीक है, तो ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कर रही है ना, तो ये इनके सॉल्यूशन क्या होंगे आपके? इनफाइनाइट। ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही, पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं जिनको बोलते हैं, समांतर रेखाएं, तो इसका क्या होगा? नो सॉल्यूशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप घर पे ट्राई कर लेना। मैं आपको इक्वेशंस लिख देता हूँ, पेयर ऑफ इक्वेशन। जैसे मान लो मैंने लिख दिया x + y = 14 और x + y = 10। ये इन दोनों इक्वेशन का आप ग्राफ बना के देखना, ये हमेशा बिल्कुल क्या आएगी? पैरेलल लाइंस आएगी। आप अपनी कॉपी पे ग्राफ पेपर लेना, उस पर ग्राफ बना के देखना, इन दोनों लाइनों का एकदम पैरेलल लाइन आएगी, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। एक मैं कहता हूँ x + y = 10 और
2x प्लस 2y इक्वल टू 20। आप इनका ग्राफ बना के देखना, ये आपकी क्या आएगी, कोइंसिडेंट लाइन आएगी। ये क्या आएगी आपकी, कोइंसिडेंट लाइन, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आएगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको समझा और देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। फिर मेरे को कैसे पता लग गया इतनी जल्दी कि इनका ग्राफ जो है वो पैरेलल आएगा, इनका ग्राफ कोइंसिडेंट लाइन आएगा। अब देखो यहाँ ऊपर तो x प्लस वाई कितना है 14 है, और यहाँ x प्लस वाई कितना है 10 है। आप एक बात बताओ, x और y तो दो नंबर होते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दोनों को आप ऐड कर रहे हो, यहाँ तो 14 आ रहा है और यहाँ 10 आ रहा है। आप कहोगे ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता भाई। x और y की वैल्यू अगर मान लो यहाँ पे आपने 7, 8 और 6 पुट कर दी, 8 और 6 का सम अगर 14 है तो वो 10 थोड़े हो सकता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, यानी कि पैरेलल लाइन आएगी। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। अच्छा, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है इनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है, नो डिफरेंस। इन दोनों इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस देखने से डिफरेंस लग रहा है। जैसे छोटा बच्चा कहेगा ये चीज़ अलग है और ये अलग है, लेकिन हम जानते हैं दोनों का एक ही मतलब है। वैसे ही इनकी शक्ल से आपको ये लग रहा है कि ये अलग अलग है, लेकिन वास्तव में अलग नहीं है। आप खुद देखना, पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, तो क्या फ़र्क पड़ गया, वही इक्वेशन आ गई ना। तो यानी कि दोनों इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो इसका जो ग्राफ आएगा वही इसका ग्राफ बनेगा, इसलिए लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा, अब आप ये कहोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों हुए, क्योंकि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये वास्तव में इक्वेशन 2 है ही नहीं, ये एक ही इक्वेशन है, ये वाली, सिर्फ ये, क्योंकि ये दूसरी इक्वेशन इसी को तो 2 से मल्टीप्लाई करके बनाई गई है, अलग है ही नहीं। और मैंने आपको बताया था अगर इक्वेशन सिर्फ एक हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर में, उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए इसके सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो मैंने अब तक आपको ये बता दिया कि किसी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, ग्राफिकली उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब ये पॉइंट जो है, आप मैं टेबल बना रहा हूँ, ये नोट कर लेना। हाउ टू चेक नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मैंने आपको सारी डिटेल तो बता दी कि सॉल्यूशन यूनिक होते हैं या इनफाइनाइट होते हैं या नो सॉल्यूशन होते हैं, उसको चेक कैसे करेंगे फटाफट पेपर के हिसाब से। हाउ टू चेक नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कैसे चेक करें कि सॉल्यूशन यूनिक होगा। देखो सॉल्यूशन तो 3 ही होते हैं, कौन कौन से, या तो यूनिक होगा, या आपका नो सॉल्यूशन होगा, और या आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसके अलावा नहीं हो सकते। लेकिन इसको चेक कैसे करते हैं, अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ। इसके 2 मेथड होते हैं, एक होता है आपका एल्जेब्रिक मेथड, एक क्या होता है आपका एल्जेब्रिक मेथड, और इसी के ऊपर एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। एक एल्जेब्रिक मेथड होता है और एक कौन सा होता है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्रिक और ग्राफिकल मेथड। अब कैसे एल्जेब्रिक मेथड से हम चेक करेंगे कि कितने सॉल्यूशन हैं और कैसे ग्राफ की हेल्प से चेक करेंगे, अब मैं आपको वो बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जनरल इक्वेशन क्या होती है। जनरल इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, उसकी जनरल फॉर्म या जनरल इक्वेशन क्या होती है, वो होती है जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स का कोफिशिएंट a बोलते हैं, y के कोफिशिएंट को b और कॉन्स्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं, c। तो ये जनरल इक्वेशन होगी। अच्छा, इक्वेशन अब एक नहीं बल्कि कितनी होगी, तो दूसरी इक्वेशन को भी लिख दो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन आप कहोगे इन दोनों में तो कोई फ़र्क ही नहीं है, सिर्फ कलर का फ़र्क है। मैं कहता हूँ x और y तो किसी भी इक्वेशन में आए ही आएंगे। आप ऊपर वाले कोफिशिएंट को a1 b1 c1 कह दो, नीचे वाले को a2 b2 c2 कह दो। ठीक है, ये अलग अलग कर दी। जैसे मान लो एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस के 8y प्लस के 10 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन ऐसी है। ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट को चेंज कर दो, 2 की जगह 4 कर दो, 3 की जगह 8 कर दो, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। अब ये 2 इक्वेशन आपको पेपर में क्या है, गिवन होगी, और आपसे पूछेगा इनके सॉल्यूशन कितने हैं। पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, इसका एल्जेब्रिक मेथड बताता हूँ कि एल्जेब्रिक मेथड से फटाफट कैसे चेक करोगे आप कि इन दोनों इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन हैं। मैं आपको पहले बताता हूँ फर्स्ट पॉइंट। अगर a1 अपॉन a2, आपको क्या करना है, बस रेशियो निकालना है किसका, जो x के कोफिशिएंट है ना a1 और a2, उन दोनों का रेशियो a1 बाई a2 निकाल लो, फिर y वाले कोफिशिएंट का रेशियो b1 बाई b2 निकाल लो, फिर जो कांस्टेंट टर्म है उनका रेशियो निकाल लो। इन रेशियो के ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन कितने होंगे। आपने a1 बाई a2 निकाला, b1 बाई b2 निकाला,
और दोनों इक्वल नहीं आए, ठीक है, C1/C2 नहीं निकालना आपको। फिर अगर पहले दोनों रेशो इक्वल नहीं आए तो हमेशा सॉल्यूशन क्या होंगे आपके, यूनिक होंगे। समझ रहे हो मेरी बात आप? अगर ये पहले दोनों रेशो इक्वल नहीं आए तो सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक। अब दो कंडीशन होती है, अगर मान लो पहले दोनों इक्वल ना आए या फिर पहले दोनों इक्वल आ जाए। ना आए तो मैंने आपको बता दिया, आगे आपको बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप बोल देना यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर दोनों इक्वल आ गए तो क्या करें, तो हम क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, तब मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। अगर ये पहले दोनों इक्वल आ गए तो दो कंडीशन आएगी हमारे सामने कि या तो तीसरा भी क्या आ जाएगा, इसके इक्वल आएगा, और या तीसरा इसके इक्वल नहीं आएगा। बस ये दो ही कंडीशन तो हो सकती है। मैंने आपको क्या बताया, या तो पहले दोनों रेशो इक्वल नहीं आएंगे, अगर नहीं आए तो बात ही खत्म, फिर तो यूनिक सॉल्यूशन होएगा। अगर पहले दोनों रेशो इक्वल आ गए तो फिर दो कंडीशन पैदा होती है, हो सकता है तीसरा भी इक्वल आ जाए, हो सकता है तीसरा इक्वल ना आए। अगर तीसरा भी इक्वल आ जाए तो सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनेटली मैनी। इनफाइनेटली मैनी मतलब कि तीनों रेशो इक्वल आ गए तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। अगर पहले दो इक्वल तीसरा इक्वल नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे, फिर नो सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बता दिया एल्जेब्रिक मेथड क्या होता है कि कितने सॉल्यूशन होते हैं ये चेक करने का। अब मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल इसके। देखो एग्जाम्पल से आपको सारी कहानी स्पष्ट हो जाएगी। मैं कहता हूँ 2x प्लस में 3y इक्वल टू 10 और 4x प्लस में 5y इक्वल टू 20। इनके बताओ सॉल्यूशन कितने हैं, हाउ मैनी सॉल्यूशंस। एक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, आपको तीनों में से मेरे को ये बताना है। आप क्या कहोगे, रेशियो निकालोगे। बस यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं ना, तो वो प्लस माइनस के साइन में करते हैं और कोई मिस्टेक नहीं होती। आप ये बताओ मेरे को, x का कोफिशिएंट ऊपर कितना है 2, नीचे कितना है 4, इन दोनों का रेशियो निकालोगे 2/4। सब बच्चे जानते हैं कितना होता है, 1/2 होता है। फिर y के कोफिशिएंट की बात करते हैं। y का कोफिशिएंट देखो, ऊपर कितना 3, नीचे कितना 5, 3/5, ये तो कैंसिल ही नहीं होता, 3/5 आ गया। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये रेशियो इसके इक्वल है। कोई भी बच्चा बता देगा ये तो इक्वल नहीं है, आपस में अलग अलग है। ये इक्वल नहीं है, फिर इनका सॉल्यूशन क्या होगा आपका, यूनिक होगा। अगर ये पहले दोनों रेशियो आपके इक्वल नहीं आए तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, यूनिक होगा, ठीक है। अब मैं एक और पेयर लिखता हूँ। ये तो फर्स्ट एग्जांपल था, अब मैं सेकंड एग्जांपल देता हूँ आपको। 3x माइनस के 9y इक्वल टू 20 और 6x माइनस के मान लो है आपके 18y और इक्वल टू 40। मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है। अब आप बताओ मेरे को कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। आप कहोगे पहला रेशियो निकालते हैं 3/6। 3/6 कितना होता है, 1/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं, मैं अब ये आपको हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज़ को, वो y के कोफिशिएंट को 9 मान लेते हैं और यहाँ पे 9 लिख देते हैं। लेकिन बताओ मेरे को, y का कोफिशिएंट 9 नहीं है, -9 है। इसके आगे साइन को तो हमेशा देखना है आपको, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट कितना है आपका, -18, तो इसका रेशियो भी कितना आ गया, 1/2, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। गलती कहाँ पे होएगी, जब ऊपर माइनस होगा और नीचे क्या होगा, प्लस। उसका आंसर क्या आएगा, फिर 1/2 थोड़े आएगा। तो इसलिए आपको कोफिशिएंट बहुत ध्यान से सिलेक्ट करने हैं, साइन जो भी होगा वो आपको साथ लेके चलना है, ठीक है। अब तीसरा रेशियो निकालें। तीसरा रेशियो किसका होता है, कांस्टेंट टर्म का। ये 20 है, ये 40 है। 20/40 भी कितना होता है, 1/2। आप मेरे को बताओ, तीनों के तीनों रेशियो देखो क्या आगे, इक्वल आगे। अगर तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो मैंने क्या बताया आपको, इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन। क्या होते हैं आपके, इनफाइनेट सॉल्यूशन होते हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया एग्जाम्पल देके कि इनफाइनेट सॉल्यूशन कब होते हैं। अब तीसरा और लास्ट हमारा क्या रह गया, नो सॉल्यूशन। कि नो सॉल्यूशन सर आपने बताया, तो उसका एक एग्जाम्पल हम देखें। 2x प्लस में 3y इक्वल टू 10 और मैं कह दूँ 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू 15। इनके सॉल्यूशन बता दो मेरे को कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। पहला रेशियो 2/4 यानी 1/2, दूसरा रेशियो 3/6 यानी कि 1/2, तीसरा रेशियो देखो कितना है, 10/15 और 10/15 क्या होता है, 2/3। अब बताओ, पहले दोनों इक्वल और तीसरा इक्वल नहीं है तो फिर क्या होता था, मैंने आपको रिजल्ट बताया पीछे, नो सॉल्यूशन होता है। पहले दोनों इक्वल और तीसरा इक्वल नहीं आया तो क्या होता है, उसका नो सॉल्यूशन होता है। तो तीनों के मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिए कि कब यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कब इनफाइनाइट आएगा और कब नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अब हम, ये एल्जेब्रिक मेथड हो गया आपका सोल्व करने का। अब आता है ग्राफिकल मेथड। ये आपको मैंने सारा ग्राफ बना के सिखा दिया है। अब आपके लिए ये बिल्कुल आसान होगा ग्राफिकल मेथड। देखो, ग्राफ के अंदर हमें चेक करना है, पेपर में आपको ग्राफ गिवन होगा, ठीक है, या फिर आपको कुछ लिखा मिलेगा और उसके बेस पे आपको बताना है कि सॉल्यूशन कितने होंगे। मैंने आपको क्या बताया, देखो यूनिक सॉल्यूशन होता है,
यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, एल्जेब्रिकली बता दो आप मेरे को बस। यूनिक सॉल्यूशन आप कहोगे जी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, बस ये कंडीशन होती है। यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कब होता है, जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है। कितने पॉइंट पे, एक पॉइंट पे अगर करेगी तो यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कि लाइन कैसी होगी आपकी बता दो मेरे को, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी। अगर आपका ग्राफ ये आ जाए ये वाला, तो ये इंटरसेक्टिंग कहलाती है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट करती है वो, तो ये हो गई आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर मैं बात करूं किसकी, नो सॉल्यूशन की, तो पहले तो मेरे को बताओ आप एल्जेब्रिक मेथड क्या होता है। पहले दोनों रेशियो क्या आते हैं इसमें, इक्वल आते हैं, और तीसरा इक्वल नहीं आता, तब होते हैं नो सॉल्यूशन। और ग्राफ पे नो सॉल्यूशन कौन दिखाता है बताओ, पैरेलल लाइंस दिखाती है कि जब लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, होएगा ही नहीं। तीसरा और लास्ट क्या आता है आपका, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैं आपको एक ही टेबल के अंदर दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, एल्जेब्रिक भी और ग्राफिकल भी। तो इनफाइनाइटली कब होते हैं, जब तीनों रेशियो इक्वल आते हैं। b1/b2 होगा, इक्वल होगा ये c1/c2। और ग्राफ पे जो लाइनें बनेगी वो कौन सी बनेगी आपकी, कोइंसिडेंट लाइंस। ये क्या बनेगी आपकी, कोइंसिडेंट लाइन। तो मैंने आपको एक टेबल बना के सिखा दिया कि कब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, कब पैरेलल, कब कोइंसिडेंट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। आपको रटना नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब आपको पता है कि जितने पॉइंट पर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो यूनिक का मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और दो लाइनें अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उनका नाम होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अगर कोई भी पैरेलल लाइन होगी कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो मतलब सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। अगर कोइंसिडेंट होगी मतलब कि इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ इसका मतलब, इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। पैरेलल लाइंस को मैं बता चुका हूँ क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं, और कोइंसिडेंट को क्या बोलते हैं हम, संपाती रेखाएं बोलते हैं। तो ये तीन तरह की क्या होती है, रेखाएं होती है। और इस तरीके से अगर आपको ग्राफिकल पूछ ले तो आप ग्राफिकल बता देना, एल्जेब्रिकली पूछ ले तो आपको एल्जेब्रिकली। और ये आपका जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, आप ये मान लो। पेपर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना वो इस टेबल के ऊपर बेस्ड ही आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी डिटेल बताई। एक तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, उसको चेक करने का तरीका। अब एक लास्ट बात मैं आपको और बता देता हूँ जो बहुत आपकी हेल्पफुल होने वाली है इस पूरे चैप्टर में, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको सारे बच्चे अब आसानी से समझ आ जाएगी। देखो, आपको कहेगा इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, x + y = 10 और x - y = 6। यहाँ से कहता है x और y की क्या निकाल के दिखाओ, मेरे को वैल्यू निकाल के दिखाओ। मैं आपको ये कहता हूँ, अगर आपको ये आ जाए कि x + y और x - y इनके कोफिशिएंट क्या है सबके 1 1, ये 1 ये 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे -1 है, लेकिन -1 हो या 1 हो, बस इसके अलावा नहीं होना चाहिए। तो आपको सोल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या किया करो, इन दोनों को प्लस करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, कितना आएगा 8। अगर y की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को माइनस करके और 2 से क्या कर दो, डिवाइड, यानी कि 4/2 कितना आएगा 2। हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा। मैं बहुत बार इन चीज़ों को भी यूज़ करूँगा। देखो, अगर मान लो आपका आए x + y = 19 और x - y = 9, और आपको कहे बताओ x और y की वैल्यू बताओ, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट आंसर बता देना। बताओ कितना कितना आएगा। x की वैल्यू मैंने क्या बताया, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, यानी कि 28 को 2 से डिवाइड करोगे 14 आएगी। और y क्या आएगा आपका, दोनों को माइनस करके और 2 से क्या कर दो, डिवाइड, यानी कि 10/2 कितना आ जाएगा आपका 5। तो देखो आप पुट करके देख लो, फर्स्ट इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करो, सेकंड में पुट करो, दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि x + y और x - y, अगर ऐसी दो इक्वेशन आपको कोई कह दे और आपको कहे कि सॉल्यूशन निकालो तो आप सीधा निकाल देना इस तरह से। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब मैं आपको कराता हूँ डायरेक्ट, देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इसमें क्या कहता है, ये वही क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस। ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है, इसका क्या निकालना है सॉल्यूशन। मैंने अभी बताया एक x + y और एक x - y। तो x की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 9। और y की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करो, यानी कि 5। x 9 y 5। देखो पहला ऑप्शन अपना है x 9 और y 5, और यही अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। इसका इन दोनों इक्वेशंस का क्या निकालना है, आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो आपको लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना देखो आता ही होगा, कैसे करते हैं। 2x
माइनस वाई इक्वल टू 3 और ये कितना है 4x प्लस वाई इक्वल टू 3। दो इक्वेशन को आप प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो y और माइनस वाई दोनों आपस में जोड़ोगे तो कट जाएंगे। 2 और 4 कितना होगा 6, 6x, 3 और 3 कितना हो गया 6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1। x की वैल्यू आने के बाद आप चाहे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड, इसको मैं किस में पुट कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। आप फर्स्ट में कर लेना चाहे सेकंड में, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ इक्वेशन क्या है 4x प्लस वाई इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी पुट करोगे 1, तो यहाँ से आपका y कितना आएगा बताओ 3 प्लस 1, ये उधर आके क्या होएगा -4 होएगा। y कितना आ गया आपका -1, यानी कि x आया 1 और y कितना आया -1। यही इसका क्या है सॉल्यूशन। तो देख लो ऑप्शन नंबर ए x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर के। अब ये देख लो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है इनका सॉल्यूशन निकालना है, तो निकाल देते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन तो सिंपल है, ये सेकंड इक्वेशन है ना, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। पहले एलसीएम लेके x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 6। अब आप मेरे को बताओ इन इक्वेशंस को सोल्व कैसे किया जाता है। एलसीएम लोगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6। आप करोगे डिवाइड तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पे 3y इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आएगा 36। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब आप लिख लो दोनों इक्वेशन को आप एक साथ लिख के और अब आप सोल्व करो। देखो पहली इक्वेशन क्या थी x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन क्या आपकी 2x प्लस 3y इक्वल टू 36। मैं कहता हूँ इन दोनों इक्वेशन में या तो x के या y के कोफिशिएंट को सेम बना लो, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को तो 2 बन जाएगा। यहाँ 1 है, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट इक्वेशन को तो 3 बन जाएगा। मैं क्या करता हूँ साइन मेरे को दिख रहा है ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, तो ऐड करने से कैंसिल हो जाएंगे दोनों टर्म आपस में, इसलिए मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ किससे 3 से और इसको किससे करता हूँ 1 से, का मतलब कुछ भी नहीं करता मैं सेकंड इक्वेशन को। अब बताओ फर्स्ट इक्वेशन को थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा 3x, ये 3y, ये 9। सभी टर्म को करना है, x वाली को भी y वाली को भी इस वाले कांस्टेंट को भी, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन को कुछ भी मत करो एज इट इज लिख दो 2x प्लस 3y इक्वल टू 36। बताओ ऐड कर दो, ये -3y ये प्लस 3y, 3 प्लस 2 कितना होता है 5 यानी 5x और 9 प्लस 36 कितना होता है 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बता दो 9। अगर x की वैल्यू आ गई तो इसको क्या पुट कर दो, अब बताओ पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में कर दो या 2 में कर दो, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। x कितना आपका 9। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी x माइनस वाई इक्वल टू 3, x कितना है बताओ 9। अब यहाँ से कई बच्चे गलती कर देते हैं कि y की वैल्यू क्या निकलेगी। आप मेरे को ये बता दो 9 में से कितना माइनस करो कि 3 आ जाए, 6 माइनस करना पड़ेगा, तो यही तो आपका क्या है y है। तो y कितना आ गया आपका बता दो मेरे को 6। तो ये सॉल्यूशन आ गया कितना 9 और 6। तो देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी है, x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये मैंने आज के लेक्चर में आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सारा बेसिक बता दिया। सॉल्यूशन कैसे देखते हैं, निकालते कैसे हैं, वो भी मैंने 3 एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कराऊंगा कि एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं और कितनी जल्दी हम फटाफट उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सारा बेसिक बताया था और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाए थे। आज का जो लेक्चर है वो आपको जो MCQ आपके पेपर में पूछे जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा, साथ में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं आपके इस चैप्टर से उसके लिए भी ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी मैं सोल्व करना आपको सिखाऊंगा कि कैसे उसको आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैं इस क्वेश्चन को दोनों वे में बताता हूँ कि अगर ये सब्जेक्टिव में आएगा तो आपको कैसे करना है पेपर में, और अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो फास्ट तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में पढ़ो क्या कहता है, द एज ऑफ राम इज 8 ईयर्स मोर देन द एज ऑफ श्याम, यानी कि राम और श्याम 2 पर्सन है, राम की एज ज़्यादा है श्याम से, कितने 8 साल ज़्यादा है। एंड द सम ऑफ देयर एजेज इज 28, और दोनों की एज का सम कितना है 28 है। तो आपको राम की एज बतानी है। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ गया तो आप कैसे करोगे, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि सब्जेक्टिव के अंदर आप एक पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करोगे ना तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। आप राम की एज, एक राम है एक श्याम है, आप एक को क्या मान लो x मान लो आप
राम की एज को क्या मान लो आप एक्स ईयर्स मान लो, ईयर्स लिखना जरूरी है, ठीक है। और श्याम की एज को क्या मान लो आप वाई ईयर्स मान लो, ये वाई है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है आपको, हमें दो इक्वेशन बनानी है। एक तो दे रखा है राम की एज 8 ईयर ज़्यादा है किससे, श्याम से, यानी कि राम की एज कितनी है एक्स और श्याम की एज कितनी है वाई। इसमें से बड़ा कौन है बताओ, एक्स, क्योंकि राम की एज बड़ी है। तो छोटा कौन हुआ, वाई। तो छोटे नंबर में हम कुछ ऐड करेंगे तभी तो वो बड़े के इक्वल बनेगा ना। कितने ऐड करें, 8, क्योंकि वाई इससे 8 छोटा है। तो आप मेरे को बता दो यहाँ से एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन बनानी है। सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, द सम ऑफ देयर एजेज इज 28, यानी कि दोनों की एज को अगर हम ऐड कर दें तो कितना है 28। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ऐसी दो इक्वेशन आए तो उसका सॉल्यूशन फटाफट कैसे कर सकते हैं। एक्स का आंसर क्या होता है बताओ, इन दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये कितना आएगा आपका 36/2 यानी कि 18। और y का आंसर क्या होता है, बड़े वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि कितनी आएगी 10। x क्या था बताओ, राम की एज, यानी कि राम कितना है आपका, सॉरी x कितना है, ये 18 है। राम कितना है 18 ईयर्स का है और श्याम कितना है यहाँ पे आपका 10 ईयर्स का है। तो ये क्वेश्चन आप अगर सब्जेक्टिव में आए तो आप इस तरीके से आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो हम कैसे करेंगे। देखो ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको दो वेरिएबल यूज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक वेरिएबल से करके दिखा देता हूँ। शाम की एज कितनी है, आप मान लो x है। अगर शाम की एज आपने क्या मान ली, x मान ली, तो राम की एज कितनी है बताओ, इससे 8 साल ज़्यादा, यानी कि x + 8 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, दोनों की एज का सम, दोनों की एज का सम मतलब x + 8, अगर हम ऐड कर दे दोनों तो कितना आएगा 28। तो 2x कितना आ गया बताओ, 28 - 8 यानी कि 20। x कितना आ गया यहाँ से बताओ 10। देखो x कितनी आसानी से निकाल दिया 10। तो ये 10 है, तो ये 10 + 8 कितना हो गया 18। आपसे पूछी किसकी गई है, राम की एज, तो आंसर कितना आएगा आपका 18 आएगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि आंसर फटाफट हम कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ईजी मेथड होता है इन क्वेश्चन को सोल्व करने का ये। अब देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड ऑन एडिंग 6, और फिर उसमें 6 ऐड कर दिया, तो हमें रिजल्ट कितना मिलता है 28। तो इसकी लीनियर इक्वेशन क्या होगी, पहले मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखो मान लो अपने पास एक नंबर है कितना 10, हमने इसको मल्टीप्लाई किया किससे 2 से, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 20, यानी कि 10 × 2 आ गया। फिर हमने इसमें क्या कर दिया 6 ऐड कर दिया, देन 6 इज एडिड। जो अभी आंसर आया हमने क्या कर दिया 6 ऐड कर दिया, तो आंसर कितना आया ऊपर 10 × 2, इसमें हमने क्या कर दिया 6 ऐड कर दिया, एंड वी गेट मान लो कितना 26। तो ये जो नंबर आएगा वो किसके इक्वल होएगा 26 के। बस यहाँ पे क्या है आपका स्टार्टिंग वाला नंबर नहीं है, लेट कर लो आपका जो नंबर है वो कितना है x है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता है क्या कहता है, आप इस x को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2x हो गया, फिर इसमें 6 ऐड कर दो, कर दिया ऐड, हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 28, यानी कि कितना आंसर आ गया 28। तो देखो ये इक्वेशन बनेगी अपनी 2x + 6 = 28। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है जिसको कोई भी बच्चा आसानी से समझ सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है आपको, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, यानी कि दो नंबर के बीच में डिफरेंस का मतलब क्या होता है, एक नंबर छोटा है एक नंबर बड़ा है, और बड़ा नंबर छोटे नंबर से 26 ज़्यादा है, यही तो मतलब है इनका। एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक जो नंबर है ना वो दूसरे का कितना गुना है 3 गुना है, द स्मॉलर नंबर। तो मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ। देखो अगर सब्जेक्टिव आ जाए ये क्वेश्चन तो आप इसको कैसे करोगे, पहले तो मैं आपको वो मेथड बताता हूँ कि ताकि 3 नंबर में क्वेश्चन आए या 2 नंबर में आए तो आप कैसे करोगे इसको। 2 नंबर है उनके बीच का डिफरेंस, और एक नंबर जो है ना दूसरे का कितना है 3 टाइम्स है। आप ये कर लो, आप एक को स्मॉलर मान लो, एक को क्या मान लो लार्जर मान लो। लार्जर नंबर को आपने क्या मान लिया, मान लो x मान लिया, और स्मॉलर को आपने क्या मान लिया y, कुछ भी मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप मुझे बस ये बता दो डिफरेंस वाली से क्या इक्वेशन बनेगी, दोनों का डिफरेंस का मतलब क्या होता है, लार्जर में से अगर हम स्मॉलर माइनस कर दें तो कितना आएगा 26, यानी कि x - y कितना आ गया आपका 26। एक इक्वेशन तो आ गई। दूसरी इक्वेशन कहता है उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो बताओ कौन होगा, लार्जर ही बड़ा होगा ना। लार्जर जो है ना वो 3 टाइम्स है किसके, स्मॉलर के। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से लार्जर कितना x, स्मॉलर कितना 3y। तो बताओ ये -3y हो जाएगा उधर आके, और इधर क्या बच गया अपना 0 बच गया।
दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स और वाई की बहुत आसानी से निकाल सकते हो वैल्यू। देखो कैसे निकालोगे, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है 26, और ये कितना है आपका एक्स माइनस 3y इक्वल टू कितना है आपका 0, माइनस कर दो, इनको माइनस करोगे ये कट जाएगा, प्लस 3y और माइनस y 2y आ गया, और ये कितना आ गया आपका 26, तो y कितना आएगा 13। अब आप मेरे को बताओ y की वैल्यू अगर 13 आ गई, इसको इसमें पुट करोगे, पुट y इक्वल टू 13, तो यहाँ से x माइनस 13 26 आ गया, तो x कितना आएगा आपका 39 आ गया। आपसे पूछा क्या है, स्मॉलर नंबर, स्मॉलर का मतलब y पूछा है, y की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो मैंने आपको ये बताया क्या, अगर पेपर में सब्जेक्टिव आ जाए ये क्वेश्चन तब ऐसे करना है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तब कैसे करोगे, देखो ऑब्जेक्टिव मेथड में आपको बता देता हूँ, मैं आपको दोनों चीज़ें करवाते हुए चलूँगा ताकि जिन बच्चों को मान लो सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम आती है उनके लिए भी फ़ायदा हो, और ऑब्जेक्टिव में तो फिर होगा ही होगा। देखो एक नंबर जो है ना दूसरे का 3 टाइम्स है, एक को मैं x मान लेता हूँ, दूसरे को क्या मान लेता हूँ 3x मान लेता हूँ, ये क्या है ऑब्वियसली आपका स्मॉलर है, और ये क्या है लार्जर है, 3 गुना है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बता दो आप मेरे को क्या कहता है, दोनों में 26 का डिफरेंस है, बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 26, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 26, x की वैल्यू कितनी आ गई 13। देखो कितनी आसानी से आंसर निकाल दिया, x यानी कि ये 13 है, ये 3x यानी कि ये 39 है। आपसे पूछा क्या है स्मॉलर, तो स्मॉलर का आंसर कितना निकाल दिया मैंने 13। तो बहुत इजी मेथड होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे इसको मतलब है ए ऑप्शन से आपने कौन सा मेथड लगाया है, कैसे किया है, इस चीज़ से एग्जामिनर को कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका वही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं दोनों मेथड आपको बताता हूँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब क्या होता है ज़्यादा, बड़ा, ठीक है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, यानी कि 2 एंगल है और दोनों क्या है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम कितना होता है 180, उनमें से देखो एक छोटा है एक बड़ा, बड़ा जो नंबर है ना या बड़ा जो एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, तो आपको लार्जर एंगल निकालना है। पहले मैं आपको सारी चीज़ें देखो बता देता हूँ ताकि किसी बच्चे को नहीं पता वो भी समझ पाए। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री को हिंदी में बोलते हैं संपूरक कोण, संपूरक कोण। तो ऐसे एंगल्स को जिनका सम कितना होता है 180, तो ऐसे एंगल को सप्लीमेंट्री बोलते हैं जिनका सम कितना होता है 180। और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हिंदी में बोलते हैं हम पूरक कोण, पूरक। इनमें क्या होता है, 2 एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। इफ sum of 2 angles is 180 degree then these 2 angles are called supplementary angles, and if sum of 2 angles is 90 degree then these 2 angles are called complementary angles। ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देख लो आप, ये क्वेश्चन आपका है क्या, 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, उनमें से बड़ा एंगल छोटे से 18 क्या है ज़्यादा है। मैं पहले आपको इसको सब्जेक्टिव मेथड से करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं मान लेता हूँ लेट फर्स्ट एंगल या स्मॉलर एंगल, एक स्मॉलर मान लो और एक क्या मान लो आप लार्जर मान लो। स्मॉलर को क्या मान लिया, मान लो मैंने y मान लिया, और लार्जर को कितना मान लो x। हमेशा लार्जर को x मान लिया करो, ठीक है, उससे आसान रहता है क्वेश्चन। अब ये बताओ मेरे को, जो लार्जर एंगल है ना वो स्मॉलर से 18 ज़्यादा है, तो जो x है ना वो y से 18 क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। एक इक्वेशन आ गई, यानी कि मैं कह सकता हूँ x माइनस वाई कितना है आपका 18 है, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाओगे, ये कहता है दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम जो है वो कितना है 180 है। ये आपको क्वेश्चन में कहेगा नहीं, आपको खुद दिमाग लगाना है, ठीक है। अब तो ये वही इक्वेशन बन गई कि एक x प्लस वाई और एक x माइनस वाई। एक्स की वैल्यू कैसे आती है बताओ, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो यानी कि 99 आएगा, और y क्या आएगा, दोनों को आपस में माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 81। तो मैंने x भी निकाल दिया, y भी। x क्या था आपका बताओ, लार्जर था, ये लार्जर है, और ये क्या स्मॉलर है। आप खुद देख लो, लार्जर और स्मॉलर, लार्जर पूछा है तो आंसर कितना आएगा 99, ठीक है। ये तो हो गया इसका बेसिक मैथमेटिकल वे क्वेश्चंस को सोल्व करने का। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्या है, मान लो आपकी मम्मी के पास 180 रुपीज़ है, ठीक है, और आप 2 भाई हो A और B। आपकी मम्मी को इन 180 रुपीज़ को आप दोनों भाइयों में बांटना है, लेकिन ये मान लो बड़ा है, ये मान लो छोटा है। बड़ा कहता है कि मेरे को 18 रुपीज़ ज़्यादा मिलने चाहिए, किससे, छोटे से।
बड़े से बड़ा कहता है कि मेरे को 18 रुपये ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन अगर छोटे के सामने ऐसा किया मम्मी ने तो वो फिर लड़ाई करेंगे। इसलिए मम्मी क्या करती है, टोटल 180 में से 18 रुपये निकाल के अलग कर देते हैं, ठीक है। और जब छोटे बेटे को कहती है कि अब मेरे पास तुम्हारे को देने के लिए सिर्फ 162 रुपीज़ है, तो बच्चे कहते हैं ठीक है हमारे को इक्वल इक्वल दे दो, इक्वल इक्वल दे दो ताकि कोई लड़ाई ना हो। मम्मी ने एक 81 इसको दे दिए, 81 इसको दे दिए, क्योंकि 162 का हाफ क्या होता है 81, दोनों को दे दिए। अब मम्मी ने बड़े बेटे से प्रॉमिस किया था कि तुम्हें 18 रुपये ज़्यादा चाहिए तो मिल जाएंगे। अब ये 18 रुपये जो अलग से निकाल के रखे थे ना, ये इसको दे दो। तो देखो बड़े को कितने मिल जाएंगे 99 और छोटे को कितने मिल जाएंगे 81। आपसे क्या पूछा था, बड़ी वैल्यू पूछी थी, तो कितना आपका आंसर आ गया 99। तो ऐसे आप सिर्फ सोच के क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ 2 नंबर का सम है कितना आपका, 2 नंबर का सम है 50 और उन दोनों में डिफरेंस जो है ना वो 4 का है, तो बताओ बड़ा नंबर कौन सा होगा, लार्जर नंबर बता दो। आप ये कहोगे 50 में से 4 निकाल लो अलग से, 46 बच गए, इनको इक्वल इक्वल बांट दो और फिर जो बड़ा है उसको 4 दे दो, यानी कि ये 27 ये 23। आप खुद देख लो क्या इन दोनों में 4 का डिफरेंस नहीं है और दोनों का सम 50 नहीं है, बिल्कुल है। तो यानी कि आप इस तरह की चीज़ों को आज के बाद मैथमेटिकल वे से अलग हट के सोचो तो आपका पेपर आसान हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद सोच लो, जो ये 99 आया है ये आप बिना कुछ लिखे, सिर्फ अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ कि सब्जेक्टिव के अंदर आएगा तो कैसे करोगे और ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा तो कैसे करोगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये अगर सब्जेक्टिव में आ जाए तो इसको क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स ए एंड बी इज 9:7। 2 पर्सन है ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो, ए और बी 2 पर्सन हैं, जो वो पैसा कमाते हैं उनका रेशियो कितना है आपका 9:7 है। फिर रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस, मतलब कि जो वो खर्चा करते हैं एक्सपेंडिचर्स, उनका रेशियो कितना है 4:3। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी टोटल हमारी इनकम होती है उसमें से हम कुछ हिस्सा क्या करते हैं सेव करते हैं और कुछ पैसा खर्च कर देते हैं। तो इनकम क्या होती है, सेविंग्स प्लस में एक्सपेंडिचर होते हैं। आपको कहता है इफ़ ईच पर्सन सेव्स 2000 मंथली, हर एक दोनों में से हर एक बंदा 2-2 हज़ार रुपये मंथली बचा लेता है, तो बी की मंथली इनकम बताओ। ठीक है, हम मान लेते हैं कि दोनों की इनकम का रेशियो कितना है बताओ, 9 और 7। रेशियो का ये मतलब होता है कि लेट कर लो आप ए की इनकम जो है, आप ए की क्या मान लो, इनकम मान लो कितनी 9x, और बी की जो इनकम है उसको आप क्या मान लो 7x मान लो, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या होता है, इनके आगे कोई वेरिएबल लगा दो, x लगा दो y लगा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये तो इनकम होगी। अब एक्सपेंडिचर मान लो ऐसे ही, ए के एक्सपेंडिचर कितने मानोगे बताओ। ये देखो 4 और 3 है, यहाँ 4 लिखो यहाँ 3 लिखो, लेकिन यहाँ आप x वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, x तो ऊपर यूज कर चुके, तो यहाँ क्या कर लो y यूज कर लो। ठीक है, अब आप मेरे को बता दो सेविंग्स क्या आ जाएगी। सेविंग्स होती क्या है, अगर मैं 10,000 रुपये महीने के कमा रहा हूँ, उसमें से 5 खर्च कर दिए तो 5 बचा रहा हूँ, तो इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटा दो तो क्या आ जाती है आपकी सेविंग आ जाती है। तो यानी कि इस 9x में से आप 4y क्या कर दो माइनस, और यहाँ पे 7x में से 3y क्या कर दो माइनस। ये दोनों पर्सन के आगे क्या सेविंग्स, और क्वेश्चन में क्या दे रखी है कि दोनों पर्सन 2-2 हज़ार रुपये बचाते हैं। मैंने इन दोनों इक्वेशन को 2000 के इक्वल रख दिया, 2 इक्वेशन आ गई, दोनों से आप x और y की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, ये मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 2000 आएगी, सोल्व करोगे तो x की वैल्यू 2000 इसमें पुट करोगे, ये 18,000 आ जाएगी, और ये कितनी आएगी 14,000 आ जाएगी। तो आपसे b की इनकम पूछी है, आंसर कितना आएगा आपका 14,000। ठीक है, तो ये तो था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सब्जेक्टिव मेथड। लेकिन अब मैं बताता हूँ ऑब्जेक्टिव मेथड से मैं इसको कितनी आसानी से सोल्व कर सकता हूँ। देखो ऑब्जेक्टिव अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको 2 वेरिएबल मानने की जरूरत ही नहीं है, मैं कहता हूँ एक वेरिएबल से ही मैं क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता हूँ। वो कैसे, देखो इनकम का रेशियो आपको दे रखा है ए और बी, ये क्या है इनकी इनकम का रेशियो है। मैं ये मान लेता हूँ कि इसकी इनकम 9x और इसकी इनकम क्या है 7x है। अब आप मेरे को ये बता दो, अगर मैं इनकम में से सेविंग को माइनस कर दूँ, अगर मैं इनकम में से सेविंग्स को माइनस कर दूँ तो क्या बच जाएंगे, मेरे खर्चे बच जाएंगे, एक्सपेंडिचर। सेविंग्स कितनी है 2-2 हज़ार, इनकम में से आप सेविंग्स को माइनस कर दो। ठीक है, तो ये क्या बच गया आपका एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना बता दो 4:3। अब आप बताओ, देखो एक वेरिएबल से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया आपका 28x माइनस के 8,000, और ये आपका कितना आएगा 27x माइनस के 12,000।
सॉरी 6000 आएगा ना, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, तो इसको इधर ले आओ, x बच जाएगा, ये माइनस के 6 तो है ही, ये प्लस 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बता दो यहाँ से आपकी 2000, x 2000 आ गया। आप दोनों पर्सन की इनकम निकाल सकते हो क्या? देखो ये 9x मानी थी तो ये कितनी होगी आपकी 18000, ये 7x मानी थी तो ये कितनी हो जाएगी 14000। आपसे b की पूछिए, b की इनकम कितनी आ जाएगी, देखो 14000 आ गई। तो मैं कहता हूँ आप एक वेरिएबल का यूज करके भी इन सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर पेपर में सब्जेक्टिव आ गया क्वेश्चन तो आपको ऐसे नहीं करना, क्योंकि आपके सिलेबस में 2 वेरिएबल्स है, ठीक है, एक वेरिएबल से आप सोल्व नहीं कर सकते, अदरवाइज एग्जामिनर जो है वो नंबर आपके काट लेगा। तो लेकिन ऑब्जेक्टिव के अंदर अपने को फटाफट करना है, इसलिए 2 वेरिएबल की बजाय आप एक वेरिएबल से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब ये देखो, ये आगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे ज़्यादातर। कहता है ये 2 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक ये a2 में है। अगर ये कहता है ये दोनों अनइक्वल है तो इक्वेशन क्या होगी? अब आप मेरे को बताओ, मैंने आपको बता रखा है, अगर पहले लेक्चर में मैंने आपको सारी डिटेल बताई थी, अगर पहले दोनों रेशो इक्वल नहीं है, आप मेरे को बता दो कितने सॉल्यूशन होंगे। अगर आपसे ये पूछ ले, आप कहोगे कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब है सॉल्यूशन एक ही होगा, और एक का मतलब लाइनें आपस में कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग होगी। लाइनें क्या होगी आपस में? इंटरसेक्टिंग। तो आपको दिमाग में शक्ल बन जानी चाहिए, अगर ये रेशो गिवन है, रेशो की, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की और लाइंस की, तीनों की शक्ल एक साथ बननी जरूरी है, तभी आप इनका आंसर दे पाओगे। ये इसका मतलब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन यूनिक है, इसका मतलब दोनों लाइनें आपस में क्या है? इंटरसेक्टिंग। तो देख लो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में शक्ल बननी चाहिए कि ये क्वेश्चन में पूछना क्या जा रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है। अब देख लो, वही 2 पेयर आपको गिवन मिलेंगे हर क्वेश्चन में। तो ये कहता है दीज 2 इक्वेशंस विल रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन कब होगी? अच्छा मेरे को बता दो, पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है, सबको पता है नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? पहले दोनों रेशो क्या होंगे आपके? इक्वल होंगे, और ये तीसरा इक्वल नहीं होगा। तो आप मैच कर लो, देख लो, ये ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट। मैंने सब डिटेल पहले लेक्चर में बताई है, आप वहाँ देखो और फिर इन क्वेश्चंस को देखते ही आप आंसर टिक कर दोगे इसका। अब ये देख लो, इसमें कहता है इफ़ ए पेयर ऑफ इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन है, रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब बता दो क्या होता है? आप कहोगे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या होती है कि तीनों रेशो आपस में क्या होते हैं? इक्वल। मैं हर क्वेश्चन में आपको लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको रिवीजन करने में भी हेल्प मिले, ठीक है। तो ये तीनों रेशो आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल, तब ये लाइनें क्या होगी? कोइंसिडेंट होगी। अब ये देख लो क्या कहता है, द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस। अब की बार आपको 2 इक्वेशन दे दी, यानी कि अब आपको रेशो ये देगा नहीं, हमें खुद निकालना पड़ेगा। और कहता है ये लाइनें कैसी होगी, तो मैं तो कहता हूँ रेशो निकाल लो, रेशो से ही पता लगेगा कि लाइनें क्या है, कैसी है। आप मेरे को बता दो, पहला रेशो निकालो, x के कोफिशिएंट का रेशो, ऊपर 2 नीचे 4, तो 2/4 कितना होता है? सबको पता है 1/2 होता है। फिर दूसरा रेशो निकालो, दूसरा रेशो किसका? y के कोफिशिएंट का। ध्यान रखना, मैंने बताया था कि इस माइनस को भी इंक्लूड करना है, ठीक है, -1, ये -1, यानी कि -1 अपॉन -1, 1 आ गया। अब बता दो मेरे को, क्या ये 1/2 और ये 1 इक्वल है? आप कहोगे बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो यानी कि पहले 2 रेशो इक्वल नहीं आए तो सॉल्यूशन कैसा होता है? तो बताता मेरे को, यूनिक होता है, यूनिक होता है। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? लाइन कैसी है? इंटरसेक्टिंग। तो इसका आंसर कैसे आ जाएगा? इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कि वो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको अलग करके मत देखो। पिछले क्वेश्चंस में वो हमारे को रेशो दे रहा था बार बार, a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2, लेकिन यहाँ पे इसने रेशो दिया नहीं, बल्कि इक्वेशन दे दी। कहता है रेशो भी आप खुद निकाल के देखो, तो हमने खुद ने निकाल लिया और फिर बता दिया कि ऐसे में तो क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यूनिक का मतलब दोनों लाइनें आपस में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे करती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा। अब ये देख लो क्या कहता है, इफ़ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एल एंड एम, यानी कि 2 इक्वेशन बनेगी। अब की बार वेरिएबल एक्स और वाई नहीं है, क्या है? एल और एम है। एल एम एंड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट का मतलब ही क्या होता है कि सॉल्यूशन क्या होंगे आपके? यूनिक होंगे। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? यूनिक। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? पी आ जाएगा। यानी कि 2 लाइनें बनेगी, एक को नाम दे दिया इसने एल, एक को नाम दे दिया एम।
ये कहता है ये इंटरसेक्ट करती है, तो यानी कि एक ही तो सॉल्यूशन होगा, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और लाइनें पूछ लेता तो ये लाइनें कैसी होगी आपकी, इंटरसेक्टिंग होगी। अगर रेशियो पूछ लेता तो रेशियो आपका ये होता A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। खत्म क्वेश्चन। ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना पूछा गया है कि इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू क्या आएगी। देखो इन इक्वेशंस में एक खास बात होती है, वो आपको मैं बताता हूँ कि क्या होती है। अब जैसे आपने स्कूल के अंदर सीखा है कि इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, एक वेरिएबल को इक्वल बनाओगे आप, है ना, इसको 37 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 29 से करोगे, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, कटेंगे है नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन आप इसमें एक चीज़ गौर से देखो, ये 29 37 है, यहाँ पे 37 29 है, मतलब सिर्फ क्या किया गया है, इंटरचेंज किया गया है कोफिशिएंट को, और कुछ नहीं है। आप क्या किया करो, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दो। ऐड करना, ऐड करोगे तो ये दोनों ऐड होंगे तो कितने होंगे 66x, इनको ऐड करोगे तो ये भी 66 होंगे, और इनको ऐड करोगे तो 198। यहाँ से 66 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू 198, तो x प्लस वाई यहाँ से कितना आएगा आपका 198/66, और ये 3 पे कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि देखो कितनी छोटी इक्वेशन बच गई अपने पास, x प्लस वाई इक्वल टू 3। आ गई एक इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन अगर आप निकालना चाहो तो इनको क्या कर दो, आपस में माइनस कर दो। एक बार प्लस किया और एक बार क्या कर दो, इनको माइनस कर दो, क्वेश्चन आपका बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। देखो ये क्या आपका प्लस है, और 37x प्लस में 29y इक्वल टू 95, माइनस करो इनको, बताओ 29 में से 37 माइनस करोगे माइनस के 8x, 37 में से 29 गए प्लस के 8y, और ये कितना आएगा 8 कॉमन लेके काट दो, माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये आगे दूसरी इक्वेशन। अब आप मेरे को बताओ कितना आसान है इन दोनों को सोल्व करना, सोल्व कर लो। x प्लस वाई कितना है आपका 3, और माइनस एक्स प्लस वाई कितना है आपका 1। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। अगर ऐड करोगे तो 2y कितना आ गया आपका, बताओ 4, तो y कितना आ गया 2, y अगर 2 आ गया तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका 1, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है। अब देखो ये क्या कहता है, द लाइन्स दिस एंड दिस मीट एट, मतलब ये आपस में मीट करेगी किस पॉइंट पे। देखो जो इनका सॉल्यूशन होता है ना, उसी पॉइंट पे अपने को पता है मीट करती है। तो अल्टीमेटली आपको ये कह रहा है कि इनका सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ, ठीक है। सिर्फ आपको कंफ्यूज किया गया ये कह के, आपसे सोल्व करवा रहा है बस ये। आप इन दोनों इक्वेशंस को डायरेक्ट क्या कर दो, ऐड, क्योंकि ये कट रहा है। तो ये कितना हो गया 3x, ये कितना हो गया 6, x कितना आ गया 6/3 यानी कि 2, x की वैल्यू 2 आ गई। इसको पुट कर दो किस में, सेकंड इक्वेशन में, किसी में पुट कर दो, फर्स्ट में सेकंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप सेकंड में पुट करोगे तो आप मेरे को बताओ x प्लस में 3y इक्वल टू कितना है 5, x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 उधर आके माइनस होएगा, कितना होएगा 3, तो y कितना होएगा 1, यानी कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बस। अब ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। आपको अगर कहता है ये दो इक्वेशन दे रखी है, पहले तो इनको क्या करो, सोल्व करो। सोल्व करने का मतलब x और y की वैल्यू निकालो, एंड हैंस का मतलब ये होता है कि जो आपने पीछे x और y की वैल्यू निकाली है ना, उनका यूज करके आपको m की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच दिस रिलेशन इज ट्रू। यानी कि देखो यहाँ पे y रख देना, x रख देना, क्या आ जाएगा आपका m आ जाएगा। पहले तो आप x और y निकालो, बाकी बातें बाद की है। देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और ये क्या है 2x माइनस के 4y इक्वल टू माइनस 24। मैं कहता हूँ 2x और 2x तो इसमें ऑलरेडी इक्वल ही है, तो बस क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। ये कट के 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 35। तो यानी कि यहाँ से y कितना आ गया आपका 5 आ गया। मेरे को बताओ y 5 आ गया। अगर y 5 आ गया तो आप x भी निकाल सकते हो। इसको किस में पुट कर दो, आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 2x प्लस में 3 इंटू y कितना 5 इक्वल टू 11, तो 2x कितना आ गया आपका बताओ 11 माइनस के 15 यानी कि -4, तो x आपका कितना आ जाएगा माइनस के 2। x भी आ गया, y भी आ गया। आपसे पूछा क्या है m, देखो y क्या है आपका mx प्लस में 3, y कितना बताओ 5, m तो है ही नहीं, x कितना -2 प्लस में 3। पहले ये +3 इधर लेके आओ, +3 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो गया माइनस के 2m, ये कितना हो गया 2, माइनस को इधर शिफ्ट कर दो, तो 2m कितना आ जाएगा अपना -2, m कितना आएगा अपना -2 डिवाइड बाई 2 यानी कि -1। तो
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव में है चाहे ऑब्जेक्टिव में, इस तरीके से आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कहता है ये पेयर ऑफ इक्वेशन आपको दे रखे हैं और इनके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो वही सॉल्यूशन कौन बताएगा कितने होंगे, रेशो बताएगा। जब तक रेशो नहीं पता करोगे तब तक आप नहीं बता सकते कि इनके कितने सॉल्यूशन होंगे। मैं रेशो पता करके बहुत आसानी से निकाल दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो पहले इन दोनों का रेशो निकालो, 1/3 आ गया। इन दोनों का रेशो निकालो, कितना आ गया, देखो ध्यान से देखना, ऊपर प्लस का 2 है, नीचे माइनस का 6 है। ठीक है, ये भी कितना आ गया 1/3, सॉरी ये माइनस का 1/3। अब आप मेरे को बता दो, ये तो पहले दो रेशो आपके इक्वल नहीं है, ये तो नॉट इक्वल आ गए, तो इसके लिए सॉल्यूशन कितने होते हैं आपके, यूनिक। तो यूनिक सॉल्यूशन इसका क्या है आपका करेक्ट आंसर। अगर आप साइन का ध्यान नहीं रखोगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे सोचेंगे ये भी 1/3 है, 2/6 भी 1/3 होता है, पहले दोनों रेशो इक्वल और तीसरा इक्वल नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन कह देंगे नो सॉल्यूशन, लेकिन वो गलत होएगा क्योंकि ये कोफिशिएंट प्लस का 2 है और ये क्या है माइनस का 6 है। तो 2/-6 करेंगे तो वो -1/3 आएगा, पहले क्या आएगा 1/3। पहले दो रेशियो इक्वल नहीं है, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, यूनिक है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सीखे, उनको सोल्व करने का मेथड, और फिर उन्हीं क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव मेथड से कितनी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए वो सारे के सारे कवर करवा दूंगा आपको, और फिर उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, और आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का लास्ट लेक्चर। पहले 2 लेक्चर में हम लगभग सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, कुछ 2-3 टाइप के एग्जाम्पल और रह गए जो आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं पेपर में क्वेश्चंस, वो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट कवर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। इसमें कहता है कि इन जो आपको एक पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है, एक ये इक्वेशन है, एक ये, इनके सॉल्यूशन कितने हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी पेयर के कितने सॉल्यूशन है ये डिपेंड करता है रेशियो के ऊपर। आपको रेशियो निकालना होता है क्या, A1/A2, फिर B1/B2, फिर C1/C2। ये रेशियो निकलने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि इनके कितने सॉल्यूशन है। तो हम दोनों इक्वेशन लिख देते हैं, x प्लस में 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, और ये क्या है 2x प्लस में 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। देखो ये इक्वल टू 16 है, मैं इस 16 को इधर ले आया, मेरे को इक्वल टू में क्या चाहिए 0। दोनों इक्वेशन के इक्वल टू में 0 बना दिया करो, इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। ठीक है, रेशो निकालो, 1/2, y वाला कितना आएगा 2/4 यानी कि 1/2, और कांस्टेंट टर्म का रेशो ऊपर कितनी -8, नीचे कितनी -16, तो ये भी कितना आ गया आपका 1/2। तो तीनों रेशो देखो क्या हो गए इक्वल, और जब तीनों रेशो इक्वल होते हैं तो सॉल्यूशन क्या होते हैं आपके इनफाइनेटली मैनी। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि राइट हैंड साइड में आपकी 0 होनी चाहिए दोनों इक्वेशन के अंदर, तब आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन, इसका क्या मतलब है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7। दो इक्वेशन आपको दे रखी है, एक y इक्वल टू 0, एक y इक्वल टू -7। इसके कितने सॉल्यूशन है आप ये बताओ मेरे को, बस आप इतनी बात आराम से सोचो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि y 0 के भी इक्वल है और y 7 के भी इक्वल है, या -7 के भी इक्वल है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या तो y 0 होगा या -7 होगा, दोनों तो नहीं हो सकते। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपका, नो सॉल्यूशन होगा। कैसे मैं आपको वो भी बता देता हूँ प्रूफ करके ग्राफिकली। देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, y इक्वल टू 0, ये चीज़ें आप नोट कर लो, y इक्वल टू 0, अगर इस लाइन का हम ग्राफ बनाएं तो वो क्या बनेगा, x एक्सिस बनेगा, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। अगर आपको कोई कहे कि x इक्वल टू 0 इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ क्या होगा आपका y एक्सिस होगा, और y इक्वल टू -7, y इक्वल टू -7 आप खुद बताओ, y -7 कहाँ पे होता है, ये -1 है, मान लो -2, -3, -4, -5, -6 और -7। y -7 अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से पास होती हुई कोई भी लाइन, ये वाली लाइन, ये ग्राफ होएगा किसका, y इक्वल टू -7, यानी कि इस लाइन के ऊपर हर जगह y की वैल्यू क्या है -7 है। ठीक है, चाहे यहाँ पे निकालो चाहे यहाँ पे निकालो, ये यानी कि y इक्वल टू -7 का जो ग्राफ होगा ना, वो पैरेलल होगा किसके, पैरेलल टू x एक्सिस। अगर मान लो आपको कोई कह दे कि x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ बताओ, तो ये होगा आपका पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे बनेगा, मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x 1
2 3, तो ये होगा आपका x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ, यानी कि y एक्सिस के क्या है, ये पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है लाइन। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप मेरे को बता दो कि एक लाइन तो हमारी है y इक्वल टू -7, ये रही, एक y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, मैंने बताया आपको x एक्सिस होता है। तो बताओ क्या ये दोनों लाइन आपस में कहीं इंटरसेक्ट कर रही है क्या? ये दोनों लाइन तो कहोगे आप पैरेलल है, तो लाइन जब पैरेलल होती है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन। लेकिन ये तो मैंने आपको ग्राफिकली प्रूव करके दिखाया है। आप ऐसा समझा करो कि एक ही क्वेश्चन के अंदर ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि y 0 और अपना y -7 दोनों हो जाए। ठीक है, आपसे पेपर में ऐसे पूछ ले x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू x इज इक्वल टू 5, इसके सॉल्यूशन बताओ, तो आप बोलते हैं ना नो सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि x की वैल्यू 0 भी हो जाए और x की वैल्यू 5 भी हो जाए। तो इन इक्वेशंस के कोई सॉल्यूशन नहीं होते, मैंने आपको सब डिटेल के अंदर बता दिया ये। अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है, पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है आपको बताना है कितने सॉल्यूशन है, वही हम रेशियो निकाल लेते हैं। आप इक्वेशन लिख लो और रेशियो निकाल लो। राइट हैंड साइड में आपको 0 रखना है, बस आप ये मेरी बात बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, -20 कर दो, ये +20 है ना, इधर आके -20 होंगे और इक्वल टू क्या बच जाएगा आपका 0। अब आप रेशियो निकालो, 3 कॉलम बना लो। पहले में देखो 1/3 होगा रेशियो, दूसरे में कितना होगा -2/4 यानी कि -1/2। आप मेरे को बताओ जब पहले दोनों रेशियो ही अनइक्वल आ गए, ये तो क्या है आपका अनइक्वल है ना, नॉट इक्वल है, फिर आगे करने की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा 1, क्योंकि A1/A2 अगर नॉट इक्वल टू हो B1/B2 के, इसका सॉल्यूशन क्या होता है बताओ, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक का मतलब क्या होता है, सिंगल सॉल्यूशन, यानी कि 1 सॉल्यूशन। ये सारी बातें मैं आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ काफ़ी डिटेल में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अब ये देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। द पेयर ऑफ इक्वेशंस ऑन ए ग्राफ पेपर विल हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। देखो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं, जब लाइंस क्या होती है आपकी कोइंसिडेंट होती है, ये मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। इफ़ 2 लाइन्स L एंड M आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होएगी तब उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनफाइनाइट। क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछा जाएगा, लेकिन मीनिंग सबका वही है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि अगर लाइन कोइंसिडेंट होगी तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, या फिर सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे तो लाइन्स क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। दोनों का एक ही मतलब है। अब ये देखो, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। इफ़ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स विल बी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ कि सिस्टम जो होता है, देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आप इसको क्या कह लो, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कह लो, या इसको आप कह लो पेयर ऑफ इक्वेशंस, एक ही बात है। आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। पेयर ऑफ इक्वेशंस, हिंदी में इसको बोलते हैं समीकरणों का युग्म, या रैखिक लीनियर इक्वेशंस का समीकरणों का युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, युग्म ये है। तो इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहो चाहे आप पेयर ऑफ इक्वेशन कहो। देखो मैं 2 इक्वेशन लिखता हूँ, x प्लस में 2y इक्वल टू 10 और 2x प्लस में 4y इक्वल टू मान लो 9, मैंने ये लिख दिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये सिस्टम, ये पूरा क्या कहलाता है बताओ मेरे को, सिस्टम कहलाता है। या तो सिस्टम कह लो या इसको क्या कह लो, पेयर कह लो। इन दोनों का मतलब एक ही है, इन दोनों इक्वेशन का जो ग्रुप है वो सिस्टम कहलाता है या फिर क्या कहलाता है, पेयर। अब ये सिस्टम है ना, 2 तरह का होता है। इस सिस्टम को हम या तो बोलेंगे क्या, कंसिस्टेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, ये नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। या इसको बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। हिंदी में बता देता हूँ मैं, इसको बोलते हैं संगत और इसको बोलते हैं असंगत। जो मेन वर्डिंग है ना वो मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों में रिपीट कर दूंगा। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि इसका कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। मैं पूरी डिटेल आपको बता देता हूँ, फिर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप और दे दोगे। एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, यानी कि जब सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और जब कम से कम एक सॉल्यूशन होगा तब हम क्या बोलेंगे उसको, कंसिस्टेंट सिस्टम। अब आप मेरे को बता दो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, यानी कि एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, एक सॉल्यूशन को तो क्या बोलते हैं बताओ मेरे को, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। एक से ज़्यादा अगर सॉल्यूशन होंगे ना तो फिर वो ऐसा नहीं है कि 2 होंगे 3 होंगे, फिर तो इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। फिर क्या होंगे आपके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो मैंने आपको यही बताया
कि अगर सॉल्यूशन एक से ज़्यादा है तो फिर वो रुकने वाले नहीं है, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और या तो नो सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन के अंदर लाइनें कैसी होती है आप मेरे को बता दो बस। इंटरसेक्टिंग होती है। क्या होती है आपकी? इंटरसेक्टिंग। और इनफाइनाइट में लाइन क्या होती है आपकी? कोइंसिडेंट होती है। समझ गए आप इतनी बात? तो ये क्या होती है? कोइंसिडेंट होती है। अब आप ये बताओ, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तब हम सिस्टम को क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। यानी कि सॉल्यूशन जरूर होगा, चाहे वो एक हो चाहे फिर इनफाइनाइट हो, यानी कि चाहे लाइंस इंटरसेक्टिंग हो चाहे कोइंसिडेंट हो, सिस्टम बताओ क्या बन जाएगा आपका? कंसिस्टेंट बन जाएगा। क्या मैंने आपको डायग्राम से सारी चीज़ें बता दी, सिस्टम क्या बन जाएगा आपका? कंसिस्टेंट बन जाएगा। अब देख लो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा कब? जब लाइंस क्या होगी? पैरेलल होगी, ऑलवेज कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, या ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। मैं कहता हूँ चाहे इंटरसेक्टिंग हो चाहे कोइंसिडेंट हो। इंटरसेक्टिंग में तो क्या होता है बताओ? यूनिक सॉल्यूशन होता है। और कोइंसिडेंट में क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन तो है ना, चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, तो उसमें सिस्टम क्या होता है आपका? कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट होता है। तो अगर हर एक चीज़ की नॉलेज, हर एक वर्ड की आपको प्रॉपर नॉलेज होएगी ना, तो पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेगा नहीं। तो मैंने आपको कंसिस्टेंट के बारे में पूरी डिटेल बता दी कि सिस्टम को हम कंसिस्टेंट कब बोलते हैं और कब इसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई भी सॉल्यूशन ना हो। और सॉल्यूशन कब नहीं होता? जब लाइन क्या होती है? आपस में पैरेलल होती है, ठीक है। तो सिस्टम कंसिस्टेंट कब आपका होता है, कब नहीं होता, ये मैंने आपको सारी बता दी। इनकंसिस्टेंट का मतलब लाइंस आपकी क्या होगी बताओ? पैरेलल होगी, पैरेलल लाइंस। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम। यानी आपको 4 पेयर दे रखे हैं इक्वेशंस के, इनमें से कौन सा सिस्टम इनकंसिस्टेंट है? अभी मैंने आपको बताया इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? नो सॉल्यूशन, यही होता है। और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइंस। ये क्या होता है आपका? पैरेलल लाइंस। अच्छा, नो सॉल्यूशन मेरे को बता दो होता कब है? जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, लेकिन ये इक्वल ना हो किसके? c1/c2 के, तब क्या होता है? नो सॉल्यूशन। अब आप चेक कर लो आप खुद ही कि इनमें कौन सा पेयर ऐसे हैं जिसमें पहले 2 रेशो तो इक्वल है और तीसरे के इक्वल नहीं है। ये देखो, पहला पेयर तो मैं रिजेक्ट कर देता हूँ क्योंकि इसमें तो पहले 2 रेशो इक्वल है ही नहीं, ठीक है। दूसरा पेयर देख लो आप, इसमें पहले 2 पेयर अब रेशो इक्वल आएंगे क्योंकि सेम है, 3x - y 3x - y। और नेक्स्ट देख लो, ये कितना है? -8 और ये कितना है? 24। तो इक्वल कहाँ से हो गए? नहीं है। तो यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्या है आपका? नो सॉल्यूशन है। और इनकंसिस्टेंट उसी को बोलते हैं जिस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन ना हो। तो मैंने देख के ही बता दिया कि ये पहले 2 रेशो आपके इक्वल आएंगे देखो, और तीसरा रेशो -8/24 यानी -1/3 वो इक्वल कभी भी नहीं आएगा। तो आपका सॉल्यूशन का सिस्टम क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट हो गया। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसमें देख लो, ये बहुत अच्छे 3-4 अब लगातार मैं क्वेश्चन कराऊंगा और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेशन आपकी वही यूज होनी है पैरेलल लाइन की या कोइंसिडेंट लाइन की। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, कहता है के की वैल्यू बताओ टू द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। ये दोनों इक्वेशन मिलके कोइंसिडेंट लाइन बनाएगी। आप मेरे को बता दो कोइंसिडेंट लाइन कब बनाती है? जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 और इक्वल हो c1/c2, तभी तो होता है कोइंसिडेंट। अच्छा, अब a1/a2 बता दो ऊपर से कितना है? x का कोफिशिएंट 3 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 6, y का कोफिशिएंट -1 और y का कोफिशिएंट -k। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, माइनस प्लस की गलती मत करना, ठीक है। इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी गड़बड़ी है एक, यहाँ इक्वल टू 0 है, यहाँ इक्वल टू 0 नहीं है, तो इस -16 को इधर लेके आओ +16 और इक्वल टू क्या करो? 0। तो यानी कि ये कितना हो गया आपका? 8/16। अब आप क्या करो, देखो इसको काटोगे तो कितना आएगा? 1/2, माइनस से माइनस कट गया 1/k, और ये भी कितना आ गया आपका? 1/2। तो आपको तो k निकालना है, चाहे इससे कंपैरिजन कर लो और चाहे इससे कर लो, बात तो एक ही है ना। तो 1/2 = 1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k कितना आ जाएगा आपका? 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे अब मैं 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे कराऊंगा जिसमें ये डेफिनेशन का हम यूज करके और कोई ना कोई वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, k की या p की या q की, ऐसे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस
हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। आप मेरे को बता दो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल हो किसके, b1/b2 के। तो यानी कि जो भी आपका आंसर होगा ना आपका नॉट इक्वल टू वाला होगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें नॉट इक्वल टू का साइन है, तो आप बिना देखे टिक कर देना पेपर में, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ही ये होती है, इक्वल वाली होती नहीं कोई कंडीशन। तो आप रख दो इसमें वैल्यू kx प्लस में 2y इक्वल टू 5, और यहाँ पे कितना है आपका 3x प्लस में y इक्वल टू 1। अपने को कांस्टेंट टर्म से मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपने को तो पहले दो रेशो चाहिए। तो यानी कि k/3 दिस इज नॉट इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना k नॉट इक्वल टू 6। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसका मतलब k इज़ नॉट इक्वल टू 6 अपना क्या हो जाएगा, आंसर होएगा। तो जब भी यूनिक सॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन आएगा और आपसे k की वैल्यू पूछी जाएगी, तो अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें नॉट इक्वल टू है, तो आप बिना सोल्व किए उसी ऑप्शन को टिक कर देना, ठीक है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। अब ये देखो इसमें क्या कहता है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है बताओ, पैरेलल है, और फिर आपको k की वैल्यू बतानी है। पैरेलल है तो आप बताओ, तो पैरेलल है तो रेशियो क्या होता है आपका, पहले दोनों रेशियो इक्वल और तीसरा रेशियो इक्वल नहीं होता, यही तो पैरेलल की कंडीशन होती है। आप लाइनें लिख लो। लाइनें लिखने में बच्चे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। मैं ये कहता हूँ इधर आप राइट हैंड साइड में 0 बना दिया करो, ये +2 है ना, इधर आगे क्या हो जाएगा -2 ये, और ये कितना होगा आपका 3x यानी कि 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। आप रेशियो को इक्वेट कर दो, देखो क्या होता है a1/a2 यानी 3/2, ये इक्वल होना चाहिए किसके बताओ, y का कोफिशिएंट ऊपर कितना है 2 के, नीचे कितना है 5। तो बस अपने को तो k निकालना है, तो इस तीसरे का तो मैं यूज ही नहीं करूँगा, k निकल जाएगा मेरा। देख लो k कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया आपका 4k इज इक्वल टू 15, तो k कितना आएगा आपका 15/4। पहले दो रेशियो से ही आपका k जो है वो कितना आ जाएगा 15/4, और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। अब ये देख लो, ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है सारे के सारे। इसमें कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन बिलो हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। वही आपसे क्या पूछ लिया, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, a1/a2 दिस इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता है। देखो a1/a2 यानी कि 4/2, ये इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, p/2 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप ये मान लिया करो कि इक्वल का साइन ही है। जैसे हम सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, 2p इज इक्वल टू 8 करते हैं ना, यहाँ पे बस क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू आ जाएगा, p नॉट इक्वल टू 8/2 यानी कि p नॉट इक्वल टू 4। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा चाहे मर्जी कुछ भी हो जाए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा, अगर p की वैल्यू 4 नहीं है। और यही आपसे पूछा गया था, मैंने आपको बताया था जब भी यूनिक सॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन आएगा ना, तो ये नॉट इक्वल टू वाला हमेशा आंसर आएगा, ठीक है। अब ये देख लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपसे क्या कहा गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की वैल्यूज का मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू भी आ सकती है। द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता है, तीनों के तीनों रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस रख दो वैल्यू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना k, नीचे x का कोफिशिएंट कितना 12, आपको कोफिशिएंट रखने होते हैं, ठीक है। ऊपर y का कोफिशिएंट कितना 3, नीचे y का कोफिशिएंट कितना k। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देखो, माइनस का साइन कभी भी इग्नोर मत करना, -k-3, और नीचे कांस्टेंट टर्म कितनी है बता दो, -k। ये माइनस से माइनस बेशक काट देना आप, तो यहाँ से आपकी क्या आ गई देखो, k/12 इक्वल टू 3/k इक्वल टू k-3/k, ये आ गई आपकी, ठीक है। अब आप क्या करो, इन दो इक्वेशन को इक्वेट करो, k² कितना आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 36, तो k की वैल्यू आपकी क्या आ गई +-6, क्योंकि जब स्क्वायर हटाएंगे तो आंसर किसका आता है, +- का। अच्छा, इन दो इक्वेशन को इक्वेट करूँ, इन दोनों को इक्वेट करो आप जरा, k-3/k, k से k कट जाएगा, 3 किसके इक्वल आ गया बताओ, k-3, ये -3 को इधर लाके क्या कर दो, +3 कर दो, तो k कितना आ गया बताओ मेरे को, 6। देखो इन दोनों को हमने इक्वेट किया तो k की वैल्यू कितनी आई, 6 आई, यहाँ से k की वैल्यू क्या आई, +-6। तो सॉल्यूशन पता है अपना क्या होगा, k की वैल्यू जो इन दोनों के अंदर हो, इन दोनों के अंदर k क्या है आपका 6, k 6 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू है k की, एक तो 6
और एक -6, लेकिन -6 यहाँ तो नहीं है ना, यहाँ से तो सिर्फ k कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है। तो मेरा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, k = 6, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप ये मान लो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बच्चों को लगते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन हमें सिर्फ डेफिनेशन पे रहना है, कैलकुलेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है। फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप बता दो मेरे को, इनफाइनाइट की फिर वही कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है इनफाइनाइट की, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 और इक्वल होता है c1/c2। रखो वैल्यू, x का कोफिशिएंट ऊपर कितना बताओ 2, नीचे कितना a - b, y का कोफिशिएंट ऊपर कितना 3, नीचे कितना a + b, फिर कॉन्स्टेंट टर्म ऊपर कितनी 7 और नीचे कितनी आपकी 3a प्लस में b -2। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अब की बार मैंने राइट हैंड साइड में 0 क्यों नहीं बनाई, यानी कि इसको +7 को -7 क्यों नहीं किया। देखो, या तो दोनों के दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में हो और या फिर लेफ्ट में, यहाँ ऑलरेडी राइट में है ना ये भी और ये भी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इसको शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि उससे साइन की मिस्टेक होने की गलती हो जाती है फिर बच्चों से। अब इसको क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ कितनी आएगी। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2a प्लस में 2b, और इसकी 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3a माइनस में 3b, या आप ऐसा कर लो 3a माइनस के 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b, एक ही बात है। a और b को एक तरफ कर लो, क्या आ गया बताओ 3a, ये प्लस के 2a इधर आके क्या होंगे माइनस के 2a हो जाएंगे और -3b और माइनस के 2b इक्वल टू 0। ये कितना आ गया आपका a - 5b इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन आ गई हमारी क्या a और b में। दूसरी इक्वेशन, आप इन दोनों को इक्वेट कर लो, इन दोनों को इक्वेट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 3 से 9a प्लस 3b - 6, इसकी 7 से करो 7a प्लस में 7b, एक तरफ कर लो, ये 7 इधर आके माइनस होएगा 2 बच जाएगा, ये 7 माइनस होएगा तो -4b और -6 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके काट दो, 2 कॉमन लेके मैं काट रहा हूँ, ये आ गया a - 2b इक्वल टू 3। दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। निकाल लो, a - 5b इक्वल टू क्या 0 और a - 2b इज इक्वल टू क्या है 3। बताओ दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें आपस में, क्योंकि a और a के साइन क्या सेम है। आप माइनस करोगे तो कट गया प्लस के 2 माइनस के 5 यानी कि माइनस के 3b, और 0 में से 3 गया -3, माइनस से माइनस कट गया, b कितना आ गया 1, b 1 आ गया। आप क्या कर दो, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो, पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1, a - 5 इंटू b इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5। आपको a और b निकालना था, a कितना आ गया आपका, आंसर क्या लिखोगे लास्ट में, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 1। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन कैलकुलेशन जिस बच्चे की होएगी वही इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएगा। अगर आप प्लस माइनस में कंफ्यूज होते हो, हमेशा लीनियर इक्वेशन आपको सोल्व ही नहीं करनी आती, फिर इस क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो स्किप कर देना, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, ये इस क्वेश्चन में क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए बस आप कंडीशन बता दो क्या होती है, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 और नॉट इक्वल होता है c1/c2, ये कंडीशन होती है। अब आप रख दो इस कंडीशन के अंदर वैल्यू। देखो x का कोफिशिएंट ऊपर कितना 3, नीचे कितना 2k - 1, ये इक्वल होना चाहिए किसके, y का कोफिशिएंट ऊपर कितना 1, नीचे कितना k - 1, और इक्वल नहीं होना चाहिए 1/2k + 1 के। आप क्या करो, पहली दोनों इक्वेशन को बस इक्वेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1, इस 2k को इधर ले आओ, ये माइनस हो जाएगा, ये -1 तो है ही, ये -3 उधर आगे क्या होएगा +3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बताओ मेरे को 2, k की वैल्यू 2 आ गई, और k की वैल्यू ही आपसे क्या है क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, k = 2। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके देखने की जरूरत ही नहीं है हमारे को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ x = a एंड y = b इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि अगर हम इसमें x की जगह a लिख दें और y की जगह b लिख दें तो ये ट्रू होगी। तो आप लिखो x की जगह a लिखो, यहाँ पे पहले मैं इसमें लिख देता हूँ, ठीक है, ये इक्वल टू 0 है,
x की जगह a लिखो और y की जगह क्या लिखो b, -4 = 0, या मैं इसको लिख सकता हूँ a + b = 4। यहाँ पे भी ऐसे ही करो, x की जगह क्या लिखो a और y की जगह क्या लिखो b = कितना है 2। अभी तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक इक्वेशन में a + b हो, एक में a - b, और a निकालना हो तो कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर दो डिवाइड। अगर b निकालना है तो दोनों को माइनस करके 2 से क्या कर दो डिवाइड। तो आपका a कितना आ गया 3 और b कितना आ गया 1, और यही आपसे पूछा गया था कि a और b की वैल्यू कितनी है 3,1। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप x की जगह यहाँ पे a पुट कर सकते हो और y की जगह b, दोनों इक्वेशन के अंदर। तो वहाँ से आपकी नई इक्वेशन बन जाएगी किसमें, a और b में, और वही इस क्वेश्चन का क्या होगा सॉल्यूशन होगा। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4। 2 नंबर का रेशियो आपको दे रखा है। इफ़ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, दोनों में से अगर हम 7 को माइनस कर दें तो ये रेशियो 2:3 हो जाएगा। नंबर फाइंड करने हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो 2 नंबर का रेशियो है, एक को मैं मान लेता हूँ 3x, एक को क्या मान लेता हूँ 4x, मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, दोनों में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये लो कर दिया। अब रेशियो क्या बन गया इनका 2/3, मतलब इनका रेशियो कितना बन गया 2:3। अब यहाँ से आप क्या निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो बस। देखो कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 की इससे करो 9x - 21, और 2 की मल्टीप्लाई इससे करो 8x - 14, x आ जाएगा इधर और माइनस के 14 और प्लस के 21 यानी कि 7। x की वैल्यू 7 आ गई तो आप मेरे को बताओ यहाँ से 3 × 7 = 21 और 4 × 7 = 28। तो नंबर कौन कौन से हो गए आपके 21 और 28, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही बेसिक तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब ये देखो ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के हैं और बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर फटाफट कैसे निकालोगे। ये कहता है लैंडिंग लाइब्रेरी है, यानी कि जैसे पब्लिक लाइब्रेरी होती है वो बुक्स को किराए पे देती है। तो हर एक लाइब्रेरी का ये रूल होता है कि भी मान लो आपको 3 दिन या 4 दिन के लिए तो कहेगा लाइब्रेरियन कि आप चाहे 1 दिन रखो चाहे 4 दिन रखो, बुक्स का 10 रुपये चार्ज ही लगेगा। लेकिन 4 दिन से अगर डिले कर दिया ना आपने तो हर दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, मान लो 10 रुपये। तो ये कहता है एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, उसका फिक्स्ड चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डे, मतलब 3 दिन का तो चार्ज फिक्स है, मतलब चाहे आप 1 दिन रखो, 1 घंटा रखो, 2 दिन रखो या 3 दिन, फिक्स चार्ज ही लगेगा, उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन एडिशनल चार्ज लगेगा फॉर ईच डे देयर आफ्टर। इसके बाद अगर आप 1 दिन भी बुक रखोगे तो हर डे का चार्ज क्या लगेगा आपका एक्स्ट्रा। अब क्या कहा इसने, सरिता ने 27 रुपीज़ पे किए, उसने बुक रखी कितने 7 दिन, और सुशी ने 21 रुपये पे किए, उसने बुक रखी 5 दिन। तो बताओ लाइब्रेरी का जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे है जो वो कितना है। मैं ये कहता हूँ देखो सरिता ने 7 दिन बुक रखी थी, 7 दिन का हिसाब हम कैसे कैसे लगाएं। आप कहोगे जी इन 7 दिनों में से 3 दिन तो जो थे ना फिक्स थे, यानी कि जो 7 दिन हैं वो 3 दिन और 4 दिन में बांट दो इसको, ठीक है। इसके लिए पैसे कितने दिए इसने 27 रुपये दिए, और सुशी ने क्या दिया 21 रुपये, लेकिन 5 दिनों के लिए। 5 दिनों को 3 दिन में और 2 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मैं 3 दिन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन तो दोनों में इंक्लूड है, 3 दिन का खर्चा तो फिक्स था। जो इसने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं ये 6 रुपये, ये इन 2 एक्स्ट्रा दिनों के लिए दिए हैं। तो मैं देखो ओरली आपको निकालना सिखाता हूँ। देखो इसने सरिता ने 6 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं, 6 रुपये एक्स्ट्रा। ये क्यों दिए इसने, क्योंकि बुक इसने तो 2 दिन रखी थी एक्स्ट्रा और इसने 4 दिन रखी, यानी कि फॉर 2 एक्स्ट्रा डेज, यानी कि 2 एक्स्ट्रा दिन इसने बुक रखी ना, उसके लिए इसको 6 रुपये देने पड़े। तो आप मेरे को ये बता दो 2 दिन के लिए 6, यानी कि 2 डेज के लिए अगर इसको 6 रुपये देने पड़े तो 1 डे के लिए इसको 3 रुपये देने पड़ते होंगे, यानी कि पर एक्स्ट्रा डे के पैसे कितने हैं 3 रुपये। तो चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे तो कितना आ गया आपका 3 रुपीज़ आंसर आ गया, ठीक है। एक तो आ गया। एक पूछा आपसे फिक्स्ड चार्ज क्या है, आप मेरे को ये बता दो, चाहे इसकी हेल्प ले लो चाहे इसकी हेल्प ले लो, मैं इसी की हेल्प ले लेता हूँ। 3 डेज प्लस 4 डेज अगर आप बुक रखते हो तो 27 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, ये तो फिक्स है। 4 एक्स्ट्रा डे है, हर एक एक्स्ट्रा डे के पैसे कितने लगते हैं आप मेरे को बता दो 3 रुपये। तो 4 दिन के 12 रुपये लगेंगे, तो यानी कि ये 12 उधर आके माइनस हो जाएगा, तो यानी कि
15 रुपये। कहने का मतलब जो ये फिक्स्ड चार्ज है ना लाइब्रेरी के, ये कितने हैं आपके 15 रुपये। लाइब्रेरियन कहता है चाहे आप अभी बुक इशू करवा के 1 घंटे बाद वापस कर देना, आपके 15 रुपये तो लगे लगेंगे, ठीक है। ये काम कितने दिन तक चलेगा? 3 दिन तक। मतलब 3 दिन के अंदर अंदर आप कभी भी बुक को जो है ना जमा करवाओगे लाइब्रेरी में तो आपके 15 रुपये ही लगेंगे। लेकिन 3 के बाद हर एक्स्ट्रा डे के लिए आपको 3 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ऐसा ही बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन ये है। जैसे मान लो आपके शहर में टैक्सी चलती है, टैक्सी वाला कहता है भी 1 किलोमीटर के 5 रुपये लूँगा। लेकिन मान लो कई बच्चों को गाड़ी में बैठने का शौक है, तो वो सोचेगा यार 5 रुपये में क्या जाता है, तू गाड़ी में बैठ 1 किलोमीटर घूम 5 रुपये दे के वापस आ जा। लेकिन टैक्सी वाला कहेगा नहीं, 1 किलोमीटर अगर घूमेगा ना तो मैं 5 रुपये में नहीं घुमाऊंगा, क्योंकि इतना तो मेरा पेट्रोल ही लग जाएगा इससे ज़्यादा। तो कहता है मेरी गाड़ी के अंदर बैठने का कुछ चार्ज तो जो है ना वो फिक्स है, चाहे तुम 1 किलोमीटर जाओ चाहे 10 किलोमीटर जाओ। यानी कि मान लो 50 रुपये तो मेरी गाड़ी में बैठने के लगे ही लगेंगे। इसके बाद तुम जितना किलोमीटर जाओगे उतने किलोमीटर के हिसाब से तुम्हारे को पैसे पे करने पड़ेंगे। वही लाइब्रेरी वाला काम है। कैसे हुआ देखो, द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। और जितनी आप डिस्टेंस कवर करोगे उसके हिसाब से आपके चार्ज लगेंगे। कहता है एक पर्सन ने 10 किलोमीटर कवर किया, उसके लिए उसको 105 रुपये देने पड़ते हैं। और एक ने 15 किलोमीटर कवर किया, उसके लिए उसको 155 रुपये देने पड़ते हैं। तो इसमें बताओ फिक्स्ड चार्ज कितना है एंड द चार्जेस पर किलोमीटर कितना है। यानी कि फिक्स्ड चार्ज और चार्जेस पर किलोमीटर। तो मैं ये कहता हूँ फिक्स्ड चार्ज भी शामिल है इस किराए में, और क्या शामिल है आपका चार्जेस पर किलोमीटर, यानी कि हर किलोमीटर के हिसाब से आपको कितने पैसे पे करने पड़ते हैं। फिक्स्ड चार्ज तो है ही है, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज को मैं एफ बोल देता हूँ। पर किलोमीटर चार्ज मिला के 10 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया तो आपको 105 रुपये देने पड़ते हैं। फिक्स्ड चार्ज आपको देना ही देना पड़ता। 15 किलोमीटर अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको 155 रुपये देने पड़ते हैं। अब आप मेरे को बस ये बता दो कि यहाँ पे पर किलोमीटर का चार्ज आप निकाल सकते हो क्या। मैं कहता हूँ पहले आप 10 किलोमीटर जाते हो, अब 15 जाते हो, यानी कि 5 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा गए। 5 किलोमीटर अगर एक्स्ट्रा जाते हो तो पैसे कितने एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं आपको? 50, क्योंकि 155 में से 105 घटाओगे, यानी कि आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि 5 किलोमीटर का खर्चा आपका कितना है बता दो, 50 रुपये है। तो 1 किलोमीटर का खर्चा कितना होगा? 10 रुपये। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पर किलोमीटर के जो हमारे चार्ज है ना वो 10 रुपये हैं। इसमें फिक्स शामिल नहीं है, पर किलोमीटर के, ठीक है। अब आप मेरे को बता दो फिक्स कैसे निकालोगे। मैं इस इक्वेशन का यूज़ कर लूँ क्या? फिक्स्ड चार्ज प्लस में 10 किलोमीटर जाते हो, हर किलोमीटर के अगर आपके 10 रुपये लगते हैं तो 10 किलोमीटर के कितने लगेंगे? 100 ही तो लगेंगे। तो बताओ यहाँ से फिक्स्ड चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई? 105 में से 100 कटा दो, यानी कि 5 रुपये। यानी कि गाड़ी में बैठने के नाम के 5 रुपये तो आपके लगने ही लगने हैं। और उसके बाद आप हर किलोमीटर जाओगे तो आपको 10 रुपये पे करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों क्वेश्चन के आपके आंसर बता दिए। फिक्स्ड चार्ज कितने हैं बता दो, इसमें 5 रुपये हैं, और पर किलोमीटर के चार्ज कितने हैं? 10 रुपये पर किलोमीटर है। फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा है, एक पर्सन अगर 25 किलोमीटर जाता है ना उसको कितना पे करना पड़ेगा? तो बताओ टोटल चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए देखो उसको फिक्स्ड तो पे करना ही करना पड़ेगा, है ना, प्लस में 25 किलोमीटर का पे करना पड़ेगा। फिक्स्ड कितना बता दो मेरे को आप? 5 रुपये। 25 किलोमीटर का हर एक किलोमीटर के लिए 10 पे करना पड़ता है, तो 25 किलोमीटर के लिए 250 पे करने पड़ेंगे, और 5 फिक्स है तो यानी कि उसको 255 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे अगर वो 25 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहता है। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था और हमने आसान मेथड से इसको कर लिया। अब ये देखो ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हमारा ये चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये सारे मैंने लास्ट के 3-4 जो क्वेश्चन लिए ना ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए आपके एनसीईआरटी से, ताकि कुछ सब्जेक्टिव की भी आपको नॉलेज हो जाए और ऑब्जेक्टिव के अंदर ये क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप जल्दी इनका आंसर निकाल पाओ। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000, यानी कि मीना बैंक गई, उसने 2000 रुपये निकलवाने हैं। उसने कैशियर से रिक्वेस्ट करी कि आप मेरे को है ना या तो 50 रुपये के नोट दे दो या 100 रुपये के नोट दे दो बस, ठीक है। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। उसको टोटल कितने नोट्स मिले बताओ? 25 नोट उसको मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव। तो बताओ उसको 50 रुपये के कितने नोट मिले और 100 रुपये के कितने नोट मिले। बेसिक मेथड पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे करोगे, क्योंकि आपका ज़्यादा चांसेस के सब्जेक्टिव के लिए है। मैं कहता हूँ मान लो इसको 50 रुपये के जो नोट मिले ना
वो तो एक्स नोट मिले इसको, और जो 100 रुपये के नोट मिले ये कितने नोट मिले इसको, वाई नोट मिले इसको। तो आप बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या बनाए। टोटल नोट्स कहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको कितने मिले, 25 नोट्स। तो यानी कि ये एक्स और वाई को अगर हम ऐड कर दें तो ये कितने आने चाहिए, 25। एक कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन आएगी रुपी से। टोटल इसको कितने पैसे मिले हैं, 2000। आप मेरे को ये बता दो 50 रुपये का अगर हम एक नोट लेते हैं तो उसमें मनी कितनी होती है, 50 रुपये ही होती है। 50 × 1, 50 रुपये के अगर हम 2 नोट लेते हैं तो उसमें मनी कितनी होगी, 100, यानी 50 × 2। अगर 50 रुपये के हमने एक्स नोट लिए तो मनी कितनी होगी, 50 × x। ऐसे ही 100 रुपये के वाई नोट ले तो 100y, और ये पैसा कुल मिला के कितना है आपका, 2000। मैं ये कह रहा हूँ इसमें से 50 आप कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब यहाँ पे डिवाइड करो, x 100 को 50 से डिवाइड करोगे 2y = 2000। इस 50 को नीचे ले जाओ तो x प्लस में 2y कितना आ गया आपका, 2000 डिवाइड बाई 50 यानी कि 40 आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ क्या, सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मेथड तो भी बताऊँगा मैं आपको। अब बताओ पहली और दूसरी इक्वेशन को तो आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो, तो करो। x प्लस में 2y कितना है आपका, 40, और x प्लस y कितना है, 25। दोनों को माइनस करने, x से x कट गया, 2y में से y गया y, और ये कितना आ गया आपका 15। y 15 आ गया, और x प्लस y 25 है तो x कितना आएगा 10। तो यानी कि 50 रुपये के आपको 10 नोट मिले और 100 रुपये के आपको 15 नोट मिले। तो देखो तभी तो टोटल अमाउंट आपकी होएगी। टोटल अमाउंट कितनी होगी बताओ, आप वेरीफाई कर लो भाई। 100 रुपये के आपको 15 नोट मिले हैं तो कितनी अमाउंट होगी, 100 × 15। 50 रुपये के आपको 10 नोट मिले तो कितनी अमाउंट होगी, 500 रुपये। 1500 रुपये ये हो गए, 500 रुपये ये हो गए, तो आपके टोटल कितने पैसे हो गए, 2000, और आपको निकलवाने भी कितने थे, 2000। तो ये वेरिफिकेशन होगी। ये तो है क्वेश्चन अगर आ जाए आपका क्या, सब्जेक्टिव के अंदर। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आ जाए ऑब्जेक्टिव में तो आप क्या करोगे। देखो एक 50 रुपये के नोट है और एक 100 रुपये के नोट है। टोटल नोट्स कितने हैं बताओ, 25 है। टोटल नोट्स कितने हैं आपके, 25। मैं क्या करता हूँ, इसको 2 वेरिएबल की जगह 1 वेरिएबल से ही सोल्व कर लेता हूँ। लेट कर लो आपके पास जो 50 रुपीज़ के नोट्स है ना, वो कितने हैं, x है। तो बताओ 25 में से 50 रुपीज़ के नोट हटा दो तो बाकी कितने बच जाएंगे आपके, 100 के तो बच जाएंगे। भी टोटल 25 थे, उसमें से x निकाल दिए तो बाकी किसके बच गए, 100 के। अब आप मेरे को बता दो बस, टोटल अमाउंट क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, टोटल अमाउंट क्वेश्चन में दे रखी है 2000 रुपये। आप टोटल अमाउंट कैसे निकालोगे, देखो नंबर ऑफ़ नोट्स को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टोटल अमाउंट निकल जाएगी 50 रुपये के नोट की। इसी तरह से इसको 100 रुपये के इतने नोट है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल अमाउंट निकल जाएगी। और ये दोनों किसके इक्वल है, सम इनका 2000। अब आप बताओ, पहले 50 कॉमन ले लो, यहाँ से 50 कॉमन लोगे तो ये बच गया x, और ये क्या बचेगा आपका 2 × 25 माइनस x = 2000। इस 50 को नीचे ले जाना, ये 40 पे कट जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लो। x प्लस में 50 माइनस के 2x = 40। x में से 2x गए माइनस के x, तो माइनस x किसके इक्वल आ गया, 40 माइनस के 50 यानी -10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10। x आपको किसको माना था बताओ, 50 रुपये के नोट, यानी कि 50 रुपये के नोट आपको कितने मिले बताओ, 10। तो ये कितने होंगे फिर, 25 में से 10 माइनस कर दो तो ये 15। यानी कि आप क्वेश्चन को 2 वेरिएबल की जगह 1 वेरिएबल में भी सोल्व कर सकते हो। लेकिन कब, जब क्वेश्चन आता है आपका ऑब्जेक्टिव में। अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो फिर हम 2 वेरिएबल का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट मैंने करवा दिया है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके मैं हर क्वेश्चन आपको आसान मेथड से सोल्व कराऊंगा कि पेपर में सब्जेक्टिव के अंदर आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाए तो उसी क्वेश्चन का हम जल्दी आंसर कैसे बता पाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।